अध्याय 161 वरिष्ठ बहन, आप मौत को दावत दे रही हैं। ये यू ने सुबह सुबह ली न्यानान को सूचना दी। आगमन पर उन्हें एहसास हुआ कि इस अभियान के लिए लाइनअप को केवल शानदार बताया जा सकता है। ली न्यानान सहित 6 बुजुर्ग, 37 प्रवर्तक और 150 शिष्य थे। इतनी बड़ी सेना का लक्ष्य स्पष्ट रूप से क्रिम्सन एनक्लेव को नष्ट करना था। इससे ये यू को एजोर क्लाउड संप्रदाय का आत्मविश्वास और गौरव भी देखने को मिला। इसने दूरी की परवाह किए बिना प्रतिशोध लेने की भावना पैदा की। क्रिम्सन एनक्लेव की इस यात्रा के बारे में ये यू ने किसी को नहीं बताया, क्योंकि वह दुश्मन को सचेत नहीं करना चाहता था। यदि जी मुलिंग को पता चला तो ये दूसरी वरिष्ठ बहन साथ आने पर जोर दे सकती है। इसलिए जाने से पहले ये यू ने एक प्रकार के स्पष्टीकरण के रूप में तोबा कियू के दरवाजे पर केवल एक नोट छोड़ा। हालांकि उनके भव्य अंदाज में चले जाने के बाद दोपहर के आसपास 6 विशाल स्पिरिट नावें आकाश में उड़ गईं और एजोर क्लाउड संप्रदाय के प्रवेश द्वार पर दिखाई दी। इस दृश्य को देखकर संप्रदाय की रक्षा करने वाले एजोर क्लाउड संप्रदाय के शिष्य पूरी तरह सतर्क हो गए। बेहद तनावपूर्ण जल्द ही एक अधेड़ उम्र का आदमी स्पिरिट बोर्ड से नीचे कूद गया। ये व्यक्ति ग्रेट कियान राजवंश के एक प्रमुख मंत्री एलिया ज्ञान थे। क्या मैं आपको परेशान कर सकता हूँ? साथी राविस्ट अपने वरिष्ठों को ये सूचित करने के लिए कि ग्रेट कियान की महारानी एजोर क्लाउड संप्रदाय का दौरा करने आई हैं। द्वार की रखवाली कर रहे शिष्यों ने ऊपर भारी हथियारों से लैस आत्मिक नौकाओं को देखा। उनके हृदय सदमे से भर गए। क्या यह एक नश्वर साम्राज्य की भव्यता है? ये सचमुच विस्मयकारी है। जैसे ही शिष्य रिपोर्ट करने की तैयारी कर रहे थे, एजोर क्लाउड संप्रदाय के मास्टर लुओजी अचानक आकाश में मंडराते हुए प्रकट हुए। उन्होंने धीरे से कहा, मैं लुओजी, एजोर क्लाउड संप्रदाय का संप्रदाय मास्टर हूँ। क्या मैं पूछ सकता हूँ, महारानी कहाँ है? एजोर क्लाउड संप्रदाय ने लंबे समय तक ग्रेट कियान राजवंश के साथ अच्छे संबंध बनाए रखे थे, लेकिन लुओजी नई महारानी ली रोवांग से कभी नहीं मिले थे। जल्द ही ड्रैगन लबादे में एक तेजस्वी महिला धीरे धीरे स्पिरिट बोर्ड के सामने चली गई। ये व्यक्ति ली रोवांग था। संप्रदाय मास्टर लुओ, मैंने लंबे समय से आपके नाम की प्रशंसा की है। ली रोवांग को प्रकट होते देख लुओजी की भौहें गहरी हो गईं। सच चाहूं तो उसने कभी नहीं सोचा था कि साम्राज्य इतनी लुभावनी रूप से सुंदर होगी। उनकी संपूर्ण उपस्थिति से दुनिया पर प्रभुत्व की आभा झलक रही थी, जो शाही वैभव से भरपूर थी, और उसकी शक्ति किसी भी तरह से यू रामू से कमतर नहीं थी। इतना दुर्जय प्रतिद्वंद्वी लुओजी को विश्वास नहीं था कि यू रामू इस नश्वर साम्राज्य के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता है। ये यू और यू रामू को अलग करने का उनका संकल्प और भी मजबूत हो गया। हालांकि लुओजी वास्तव में उत्सुक था। इतनी असाधारण महिला ये यू को कैसे पसंद कर सकती है? एक पल के लिए विचार करने के बाद लुओजी ने कहा, महारानी, आपकी यात्रा के उचित स्वागत की कमी के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। कृपया मुझे क्षमा करें। शायद हम मुख्य हॉल में आगे चर्चा कर सकते हैं। ऐसी परेशानी की कोई जरूरत नहीं है। मैं यहाँ सिर्फ एक दोस्त से मिलने आया हूँ। संप्रदाय गुरु, आपको परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। ली रोवांग ने बुझी पीक की दिशा की ओर देखा। उसका इरादा स्पष्ट था और लुओजी स्वाभाविक रूप से समझ गया। इसे एक दोस्त से मुलाकात कहना अधिक सटीक रूप से अपने प्रेमी के साथ एक निजी मुलाकात के रूप में वर्णित किया गया था। इस समय लुओजी को ये यू को दूर भेजने पर भी पछतावा हुआ। यदि वह एजोर क्लाउड संप्रदाय में रहता और ली रोवांग के साथ स्नेह दिखाता तो शायद यू रामू ने हार मान ली होती। हालांकि अब पछताने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। 2 घंटे पहले ली न्यानन पहले ही समूह का नेतृत्व कर चुके थे। ये केवल कहा जा सकता है कि ली रोवांग एक कदम बहुत देर से आए। लुओजी ने ली रोवांग को सूचित किया कि ये यू को संप्रदाय द्वारा बाहर भेज दिया गया है और वह कुछ समय तक वापस नहीं आएगा। मूल रूप से उन्होंने सोचा था कि यह खबर सुनकर ली रोवांग निराश होकर चले जाएंगे, लेकिन अप्रत्याशित रूप से ली रोवांग को बिल्कुल भी आपत्ति नहीं हुई। उसने तुरंत ही यू की वापसी के लिए एजोर क्लाउड सेक्ट में इंतजार करने की इच्छा व्यक्त की। आखिरकार इस अवधि के दौरान महान कियान राजवंश में कुछ भी दबाव नहीं था। लुओजी की अभिव्यक्ति और भी गंभीर हो गई। ऐसा लगता था कि यह महिला वास्तव में ये यू को पसंद करती थी। एक साम्राज्य के रूप में वह राज्य के मामलों को अलग रखकर यहाँ इंतजार करने को तैयार थी। सचमुच एक दुर्लभ दृश्य। क्या ये सचमुच एक आदमी के लिए इसके लायक है? लुओजी ने आह भरी। उन्होंने ली रोवांग के अनुरोध को अस्वीकार नहीं किया। एजोर क्लाउड संप्रदाय और ग्रेट कियान राजवंश के बीच हमेशा अच्छे संबंध रहे थे। उसे कुछ दिन रहने देना कोई बड़ी बात नहीं थी। इसके बाद ली रोवांग ने 6 स्पिरिट नौकाओं को एजोर क्लाउड संप्रदाय के बाहरी इलाके में तैनात करने का आदेश दिया। उसने अकेले एजोर क्लाउड संप्रदाय में प्रवेश करते हुए ये लियांगयान और अन्य की कंपनी को अस्वीकार कर दिया। कुछ शिशुओं के मार्गदर्शन के साथ वह ऊंची पीक पर पहुंची और उस लकड़ी के केबिन को देखा जहां ये यू रहता था। ली रोवांग सीधे आगे चले गए। जैसे ही वह दरवाजा खोलने ही वाली थी, उसने देखा कि दरवाजा अपने आप खुल गया। सफेद गाउन पहने एक महिला अलौकिक और परी जैसी बाहर निकली। दोनों महिलाओं के भाव एक साथ गंभीर हो गए। उन्होंने एक स्वर में पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ली रोवांग ने अपनी आस्तीन लहराई। आदेशात्मक स्वर में उसने आगे कहा, संतेस, अब मैं ही तुमसे पूछ रही हूँ। ये सही है। जो महिला अभी अभी ये यू के कमरे से बाहर आई थी उसका नाम यू रामू था। इससे पहले ली रोवांग के जन्मदिन समारोह के दौरान यू रामू और ये यू बधाई देने गए थे, इसलिए दोनों महिलाएं एक दूसरे को पहचानती थीं और अपरिचित नहीं थीं। हालांकि ये यू के कमरे में यू रामू की मौजूदगी से ली रोवांग को बहुत नाराजगी हुई। उसकी आंखें स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा में उत्तरार्ध पर टिकी रहीं। सच तो यह है कि यू रामू की यहाँ उपस्थिति पूरी तरह से आकस्मिक थी। 2 दिन पहले हालांकि यू रामू के शरीर के भीतर की शैतानी शक्ति को लुओजी ने फिर से सील कर दिया था, तभी इसे स्थिर होने के लिए समय की आवश्यकता थी। इसलिए यू रामू एकांत में था। आज सुबह आखिरकार अपने साधना स्तर को स्थिर करने के बाद वह उत्सुकता से ये यू को खोजने गई। अपने रिश्ते को गहरा करने के लिए अन्य महिलाओं की अनुपस्थिति का फायदा उठाने की योजना बना रही थी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसे कमरा खाली मिला। वह इस बात से अनजान थी कि ये यू पहले ही एजोर क्लाउड संप्रदाय छोड़ चुका है, इसलिए वह काफी देर तक कमरे में इंतजार करती रही। और जैसे ही वह अधीर होने के बाद जाने वाली थी, अचानक उसकी मुलाकात ली रोवांग से हो गई। महान कियान राजवंश की इस महारानी को देखकर यू रामू को संकट की तीव्र भावना महसूस हुई। ली रोवांग और ये यू के बीच का मामला उसने बाद में सुना था, लेकिन उसने इसे कभी अपनी आंखों से नहीं देखा था, इसलिए उन्होंने इसे महज अफवाह बताकर खारिज कर दिया था। लेकिन आज इस महिला को यहाँ देखकर आखिरकार उसे एहसास हुआ कि यह सच है। हालांकि तो क्या हुआ यदि वह महान कियान राजवंश की महारानी थी? यू रामू को विश्वास नहीं था कि वह सचमुच यू को उससे दूर ले जा सकती है। उसने शांति से कहा, एजोर क्लाउड संप्रदाय की संत और ये यू की वरिष्ठ बहन के रूप में यहाँ मेरी उपस्थिति पूरी तरह से उचित है, लेकिन जहाँ तक आपकी बात है, महारानी, आप यहाँ क्यों हैं? ली रोवांग की निगाहें और भी ठंडी हो गईं। यदि ये यू यहाँ होता तो वह निश्चित रूप से यून रामू से चिल्लाता, बड़ी बहन, आप मौत को दावत दे रही हैं। आपको पता होना चाहिए, ली रोवांग एक बेहद स्वामित्व वाले यंदेरे हैं। सपने में ये यू के साथ जुड़ी कोई भी महिला जीवित नहीं बची। ली रोवांग एक गंभीर लावक की तरह था। उसने पूरी किताब में हर महिला को मार डाला। यू रामू का उससे इस तरह बात करना, क्या वह सिर्फ परेशानी मोल नहीं ले रही थी? ली रोवांग मात खाने को तैयार नहीं थे। उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया, लेकिन तभी एक आकृति आसमान से उत्तर की ओर उतरी दूसरी वरिष्ठ बहन जी मुलिंग। ये यू कहाँ है? ली रोवांग ने उसकी ओर देखा। उसकी नजर बुरी हो गई और अगले ही पल लकड़ी के केबिन का दरवाजा धीरे से खुला।
सबसे बड़ी वरिष्ठ बहन तोबा किए बाहर निकलकर दक्षिण की ओर खड़ी हो गई। चुपचाप चारों महिलाओं ने एक दूसरे की ओर देखा, उनके दिमाग तेजी से दौड़ रहे थे। हालांकि ली रोवांग ने अंदर ही अंदर व्यंग्य किया, अच्छा, ये तुम बिल्कुल सपने की तरह हो। लाइलाज, फिर भी इतना चंचल। अध्याय 162, एक बंधन जीवन और मृत्यु से कम नहीं। आध्यात्मिक नाव साधना जगत में परिवहन का एक आवश्यक साधन, हालांकि विशेष रूप से तेज नहीं। समूह में यात्रा करते समय स्पिरिट बोट किसानों की शीर्ष पसंद बनी रहती है। इस बार क्रिम्सनियन क्लिफ पर हमले के लिए एज और क्लाउड एक्ट वास्तव में एक स्पिरिट बोट का उपयोग कर रहा था। हालांकि संप्रदाय की आत्मा नाव बहुत छोटी थी। इतने सारे लोगों की एक साथ भीड़ होने से येयू को ऐसा महसूस हुआ जैसे वो खचाखच भरी हुई सार्वजनिक बस में हो। अधिक आरामदायक यात्रा सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने ली रोवांग द्वारा उन्हें दी गई स्पिरिट बोट को सभी के उपयोग के लिए निर्णायक रूप से बाहर निकाला। इतनी बड़ी और शानदार स्पिरिट बोट को देखकर भीड़ सचमुच आश्चर्यचकित रह गई। इस पर येयू मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। वास्तव में चाहे पृथ्वी पर हो या यहाँ, एक अच्छा वाहन हमेशा मनुष्य को थोड़ा और अधिक गौरवान्वित करता है। हालांकि ली न्यानान की अभिव्यक्ति इतनी सुखद नहीं थी। वह येयू की स्पिरिट बोट के बारे में भी जानता था। यह महान कियान राजवंश की महारानी ली रोवांग का एक उपहार था। उस समय ली न्यानान को थोड़ी ईर्ष्या महसूस हुई थी, लेकिन ये सिर्फ ईर्ष्या थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। एक वरिष्ठ के रूप में वह स्वाभाविक रूप से युवा पीढ़ी के अवसरों के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन बाद में उसने सुना कि ये यू न केवल सेंटेसियो रामू के करीब था, बल्कि वह अक्सर निजी तौर पर वे आशु से भी मिलने जाता था। इससे ली न्यानान काफी अप्रसन्न हो गए। किसी व्यक्ति को इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए। दो महिलाओं के साथ जुड़ना पहले से ही कुछ हद तक जाती है, लेकिन अब आप टीम का जुगाड़ करना चाहते हैं, ये सचमुच अनुचित है। बहुत विचार करने के बाद ली न्यान ने ध्वनिरोधी अवरोध स्थापित करते हुए येयू को एक तरफ बुलाया। दरअसल कुछ चीजें हैं जो मुझे नहीं कहनी चाहिए, लेकिन वे आशु, आखिरकार मेरे कानून प्रवर्तन हॉल से कोई है। मैं आप दोनों के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। वास्तव में ली न्यानान बहुत पहले से ही इस विषय को उठाना चाहते थे। हालांकि वह संप्रदाय मास्टर लुओजी के समान अतिवादी नहीं थे, लेकिन कानून प्रवर्तन हॉल के प्रमुख और तकनीकी रूप से वे आशु के वरिष्ठ के रूप में उन्हें स्वाभाविक रूप से कुछ चिंता दिखानी पड़ी। येयू काफी हैरान था। मैं और वे आशु, हमारे बीच संभवतः क्या हो सकता है? ली न्यानान ने धीरे से एक सांस छोड़ी। येयू, चूंकि तुम्हें होंगलुआन के तहत प्रशिक्षित किया गया है, इसलिए तुम्हारी भविष्य की उपलब्धियां महत्वपूर्ण होंगी। कृष्णों के लिए 3 या 4 पत्नियां रखना कोई अनसुनी बात नहीं है, लेकिन अधिक महिलाओं के साथ संतुलन बनाए रखना कठिन है। यदि आप वास्तव में वे आशु के साथ रहने के लिए दृढ़ हैं, तो कम से कम उसके साथ अच्छा व्यवहार करें। ये सुनकर येयू ने बार बार अपने हाथ लहराए और कहा, बुजुर्ग, आपने गलत समझा है। सीनियर सिस्टर वे और मैं सिर्फ साथी दाववादी हैं, दाव साथी नहीं। ली न्यानान काफी हैरान थी, लेकिन ये देखकर कि येयू झूठ नहीं बोल रहा है, उसने तुरंत पूछा, क्या आप वास्तव में सिर्फ साथी दाववादी हैं? बाकी सभी लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि आप दोनों? इस बिंदु पर ली न्यानान जानबूझकर रुक गए। उन्होंने इससे अधिक कुछ नहीं कहा। कानून प्रवर्तन हॉल के शिष्यों के मन में येयू और वे आशु को दाव साथी माना जाता था। कुछ लोग यू रामू को चुनौती देने में वे आशु का समर्थन भी करना चाहते थे। यह मामला ली न्यानान ने स्वाभाविक रूप से सुना था, जिसके कारण यह वर्तमान दृश्य सामने आया। क्या ऐसा हो सकता है कि सभी अफवाहें झूठी हों? येयू ने तुरंत गंभीरता से जवाब दिया, बुजुर्ग, दूसरों की बकवास मत सुनो। अफवाहों पर विश्वास मत करो, अफवाहें मत फैलाओ। सीनियर सिस्टर वे और मैं वास्तव में सिर्फ साथी दाववादी हैं। यदि आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं, तो आप उनसे सीधे पूछ सकते हैं। ये देखकर कि येयू ने इतनी स्पष्टता से बात की थी, ली न्यानान को केवल थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। तो हो सकता है मैंने इसे गलत समझ लिया हो, इसे दिल पर मत लो। जैसे ही ये शब्द बोले गए, आत्मा की नाव पहले ही रुक गई थी। चूंकि येयू को नहीं पता था कि क्रिम्सनियन क्लिफ कहाँ है, स्पिरिट बोट को चलाने का प्रभारी कोई और था। येयू ने चारों ओर देखा और महसूस किया कि यह जगह एक मानव शहर की तरह दिखती है। वह तुरंत उत्सुक हो गया और बुदबुदाया, क्या ये क्रिम्सनियन क्लिफ है? क्या इसके बारे में यह नहीं कहा गया था कि यह ज्वेटियन पर्वत श्रृंखला में है? ली न्यानान ने लापरवाही से ध्वनिरोधी अवरोध को दूर कर दिया और समझाया, ये जगह क्रिम्सनियन क्लिफ नहीं है, बल्कि एक मानव साम्राज्य है जिसे लैंड किंगडम कहा जाता है। यह एक समय अविश्वसनीय रूप से समृद्ध था, जिसकी राष्ट्रीय शक्ति महान कियान राजवंश की प्रतिद्वंद्वी थी। पिछले 1000 वर्षों में इसकी शक्ति काफी कम हो गई है, लेकिन एक ऊंट, भले ही पतला हो, अभी भी घोड़े से बड़ा है। लैंड साम्राज्य का प्रभाव अभी भी काफी है। येयू ने असमंजस में पूछा, हमने यहाँ आने के लिए रास्ता क्यों बदल लिया? ली न्यानान ने धैर्यपूर्वक कारण बताया। 2 दिन पहले वो क्रिम्सनियन क्लिफ से निपटने की योजना पर चर्चा करने के लिए संप्रदाय मास्टर लुओजी से मिलने गए थे। क्रिम्सनियन क्लिफ के संप्रदाय मास्टर वान बॉक्सियान भी एक क्रूर व्यक्ति थे। उन्होंने ज्वेटियन पर्वत श्रृंखला के आधे से अधिक हिस्से को एक संरचना में परिष्कृत किया था। यदि ये जो क्लाउड संप्रदाय लापरवाही से आगे बढ़ता, तो निश्चित रूप से भारी क्षति होती। आखिरकार उनमें से कोई भी संरचनाओं से विशेष रूप से परिचित नहीं था, लेकिन वे सिर्फ इस वजह से क्रिम्सनियन क्लिफ को नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। इसलिए बहुत विचार विमर्श के बाद लुओजी ने ली न्यानान को क्रिम्सनियन क्लिफ के रास्ते में लैंड किंगडम में रुकने का निर्देश दिया। इस मानव साम्राज्य ने क्लेश क्रॉसिंग क्षेत्र में 2 महान गठन कृषकों का उत्पादन किया था। संरचनाओं के बारे में उनकी समझ अद्वितीय थी, और जब लुओजी छोटा था, तो उसने लैंड के शासक यिनज़ी के साथ दोस्ती साझा की, जो लगभग जीवन मृत्यु से कम नहीं थी। उस समय यिनज़ी को भेजे जाने वाले एक पत्र को लिखना, जिसमें संरचनाओं में कुशल कुछ कृषकों को उधार लेने के लिए कहा गया हो, बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। ली न्यानान का स्पष्टीकरण सुनने के बाद येयू की अभिव्यक्ति कुछ अजीब हो गई। एक दोस्ती जिंदगी और मौत से कम नहीं। दूसरे शब्दों में, ये जीवन मृत्यु का बंधन नहीं था, फिर भी माना जाता है कि यह उतना ही मजबूत था। दिलचस्प, पुरुषों के बीच 4 महान बंधन, एक साथ अध्ययन करना, कंधे से कंधा मिलाकर लड़ना, विश्रालय में एक साथ जाना। अंतिम का उल्लेख करना उचित नहीं था, लेकिन येयू का मानना था कि इसका तीसरा प्रकार अवश्य होना चाहिए। केवल उस प्रकार के बंधन को ही वास्तव में मित्रता कहा जा सकता है, जीवन मृत्यु से कम नहीं। लैंड साम्राज्य में पहुंचने पर ली न्यानान ने येयू और कुछ बुजुर्गों को लैंड साम्राज्य के शासक यिनज़ी से मिलने के लिए प्रेरित किया। येयू के विचार में लैंड साम्राज्य का महल महान कियान राजवंश जितना शानदार नहीं था, लेकिन यह इतिहास में डूबा हुआ था। विशेषकर यह शासक यिनज़ी, अपने बड़े पेट और सफेद बालों के साथ, वह वास्तव में एक बूढ़े बुजुर्ग की तरह लग रहा था। उसकी तुलना में वह बूढ़ा बदमाश लुओजी वास्तव में युवा लगता है। लुओजी के पत्र को पढ़ने के बाद यिनज़ी ने तुरंत उसे जमीन पर फेंक दिया। उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, लगभग 2000 साल बिना किसी संपर्क के, और अब जब तुम्हें किसी चीज की जरूरत है, तुम्हें अंततः मेरे पास आने की याद आई, और तुम्हें अभी भी पत्र में इतना अहंकारी होने का साहस है। वह वास्तव में खुद से भरा हुआ है। नहीं, मैं तुम्हें एक भी फॉर्मेशन कल्टीवेटर उधार नहीं दूंगा। ली न्यानान शर्मिंदा दिखे। उसने तुरंत अपने भंडारण स्थान से एक रिकॉर्डिंग पत्थर निकाला और यिनज़ी के सामने रख दिया। संप्रदाय मास्टर ने कहा, यदि आपने पत्र पढ़ा है और अभी भी किसी को उधार देने की योजना नहीं बनाते हैं, तो मुझे आपको ये दिखाना चाहिए। यिनज़ी ने रिकॉर्डिंग पत्थर पर नजर डाली। उन्होंने उसमें आध्यात्मिक ऊर्जा भरने के लिए अपना हाथ हिलाया। छवि तुरंत सबके सामने आ गई। एक युवक दिखाई दिया, जिसकी शक्ल यिनज़ी से कुछ मिलती जुलती थी।
जब वह ड्रंकन स्प्रिंग पवेलियन नामक स्थान पर गया तो वह हंस रहा था, ये दावा करते हुए कि आज रात वह एक भव्य युद्ध के लिए तैयार होकर उसके सामने सब कुछ साफ कर देगा। तभी रिकॉर्डिंग स्टोन के भीतर से लुओजी की आवाज गूंजी। वास्तव में उस समय इस अवसर को मनाने के लिए मैंने इसका बाकी हिस्सा भी रिकॉर्ड किया था। मुझे कहना होगा ये वास्तव में देखने लायक कुछ है। अब इससे पहले कि रिकॉर्डिंग स्टोन बजना खत्म हो, आध्यात्मिक ऊर्जा का एक विस्फोट हुआ जिसने उसे तुरंत चकनाचूर कर दिया। यिनज़ेर के रवैये ने पूरे 180 का प्रदर्शन किया। तो आप बस लोगों को उधार लेना चाहते हैं। बेशक मैं उन्हें आपको उधार दूंगा, जितनी जरूरत हो उतने ले लो। मैं पहले तो मजाक कर रहा था। ये सुनकर ये यूं हंसना चाहता था जैसे कि आशा थी वैसा ही हुआ जैसा उसने अनुमान लगाया था। लुओजी और यिनज़ी के बीच तथाकथित बंधन जीवन और मृत्यु से कम नहीं, बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने सोचा था। लेकिन ईमानदारी से कहूं तो उस बूढ़े बदमाश लुओजी की वास्तव में कोई सीमा नहीं है। मूर्ख बनाना एक बात है, लेकिन कुछ चीजें रिकॉर्ड नहीं की जानी चाहिए। इसी समय कमर तक लंबे बाल और मधुर सुंदर चेहरे वाली एक युवा लड़की कई नौकरानियों के साथ आए। पिताजी, यह आपकी दवा लेने का समय है। उसकी उपस्थिति पर येयू के चेहरे पर मुस्कान बिखर गई, क्योंकि उसने साफ साफ देखा लड़की के गले में ब्रेथ कंसीलमेंट पेंडेंट लटका हुआ था। अध्याय 163। आप जो विकसित करते हैं वह अमरता नहीं है। येयू को अपने दिल में एक जबरदस्त झटका महसूस हुआ। वह 100% निश्चित हो सकता है इस महिला के गले में लटका ब्रीथ कंसीलमेंट पेंडेंट उसका था। क्या ये चीज यिन फेजिंग के साथ नहीं होनी चाहिए थी? यह इस महिला पर कैसे हो सकता है? यह हो सकता है क्या यह महिला उस राक्षस कुल की सदस्य है? जब वे फिर मिले तो यिन फेजिंग पूरे समय ढकी हुई थी। उसके हुड का किनारा बेहद नीचा था। उसका चेहरा देखना असंभव था। हालांकि अगर वह राक्षस कुल से है तो वो मानव साम्राज्य में क्या कर रही है? और अभी भी यिनज़ी को पिता कह रहे हैं। इस समय यिन फेजिंग का दिल भी उथल पुथल में था। उसने वास्तव में इस स्थान पर इस बदमाश से दोबारा मुठभेड़ की उम्मीद नहीं की थी, लेकिन यिन फेजिंग ने फिर भी शांत रहने का नाटक किया। उसने येयू की ओर न देखने की पूरी कोशिश की। हल्के कदमों से वो यिनज़ी की तरफ चली गई और हल्का सा प्रणाम किया। जब यिन फेजिंग को देखा तो यिनज़ी का बुरा चेहरा एक चमकती मुस्कान से चमक उठा। मेरी प्यारी बेटी, पहले बैठ जाओ। तुम्हारे पिता को इन सम्मानित अतिथियों के साथ बात खत्म करने दो और फिर मैं अपनी दवा लूंगा। ली न्यानान स्पष्ट रूप से सुन सकते थे सम्मानित अतिथियों वाक्यांश के पीछे कितना दांत पीसने का कारण था। लेकिन चाहे वह काली बिल्ली हो या सफेद बिल्ली, जब तक वह चूहों को पकड़ती है वो एक अच्छी बिल्ली है। यहाँ आने का उनका उद्देश्य केवल क्रिम्सन यिन क्लिफ पर हमला करने में मदद करने के लिए फॉर्मेशन मास्टर्स को उधार लेना था। जब तक वे सफलतापूर्वक लोगों को उधार ले सकते हैं तब तक यात्रा सार्थक रहेगी। और वास्तव में वर्तमान येयू को एक फॉर्मेशन मास्टर माना जा सकता है। हालांकि उन्होंने स्वप्न लोक में जो तकनीकें प्राप्त की वे आसानी से प्रकट नहीं करना चाहते थे, अन्यथा समझाने में बहुत परेशानी होगी। येयू का ध्यान पूरी तरह से यिन फेजिंग पर केंद्रित था। वह लगातार यह अनुमान लगा रही थी कि वो वास्तव में क्या चाहती है। यिन फेजिंग मधुरता से मुस्कुराए। पिताजी, चूंकि आपके यहाँ महत्वपूर्ण मेहमान आए हैं, मैं पहले वापस जाऊंगा और आपका इंतजार करूंगा, लेकिन आपको अपनी दवा लेना याद रखना होगा। यिनज़ी ने बार बार सिर हिलाया और मौके पर ही वादा किया, चिंता मत करो, मैं शीघ्र ही वहां पहुंचूंगा। यिन फेजिंग ने बदले में सिर हिलाया और धीरे धीरे अपने लोगों को दूर ले गई। जाने से पहले वह येयू और ली न्यानान को हल्का सा प्रणाम करना नहीं भूली। उसकी हर हरकत एक सच्ची मानवीय राजकुमारी की तरह थी जिसमें बड़प्पन झलक रहा था। उसके जाने के बाद यिनज़ी मोटे तौर पर मुस्कुराए और कहा, यह मेरी बेटी है यिन फेजिंग। सुंदर है ना? कुछ छोटी मोटी दुर्घटनाओं के कारण वह हम लोगों के बीच भटकती रही। हम हाल ही में फिर से मिले हैं। वह मेरे लिए बहुत अच्छी है। टीएस ऐसा कहा जाता है कि पुरुषों को बेटियां पैदा करने की आवश्यकता होती है। वे बहुत विचारशील होते हैं। जहाँ तक बेटों की बात है वे सिर्फ मूर्खतापूर्ण बातें हैं। इन शब्दों में यिनज़ी ने यिन फेजिंग के प्रति अपने प्रेम को बिल्कुल भी नहीं छिपाया, लेकिन इसने येयू को कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भी प्रदान की। पहले भी हम लोगों के बीच भटकते रहे, अभी हाल ही में फिर से मिले हैं। कैसा संयोग है? ऐसा लगता है यिन फेजिंग की कंसीलमेंट पेंडेंट प्राप्त करने की तत्परता लैन साम्राज्य के महल में प्रवेश करने से संबंधित होनी चाहिए। काफी दिलचस्प। हालांकि येयू का कोई कार्रवाई करने का इरादा नहीं था। आखिरकार यह उसका कोई काम नहीं था, इसलिए उसने दूरी बनाए रखी। उनका कोई पवित्र हृदय नहीं था। इसके तुरंत बाद ली न्यानान सीधे मुद्दे पर पहुंचे और क्रिम्सन यिन क्लिफ पर एजोर क्लाउड साइट के आगामी हमले की योजना के बारे में बताया। वह एक कारण से प्रत्यक्ष था। यहाँ आने से पहले लुओजी ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिया था। हालांकि यिनज़ी थोड़ा बचकाना था, फिर भी वह भरोसेमंद था। केवल ज्वेटियन पर्वत में क्रिम्सन यिन क्लिफ की जटिल स्थिति का वर्णन करके ही वे सुनिश्चित कर सकते थे कि यिनज़ी वास्तविक विशेषज्ञों को भेजेंगे। इसके अलावा ये बिल्कुल कोई रहस्य नहीं था। क्रिम्सन यिन क्लिफ के खिलाफ इस ऑपरेशन में लुओजी ने समर्थन के लिए कई धर्मी संप्रदायों को भी सूचीबद्ध किया था। हमेशा ऐसे संप्रदाय रहे हैं जो प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि के लिए इसमें शामिल होना पसंद करते थे। ली न्यानान का स्पष्टीकरण सुनने के बाद यिनज़ी तुरंत सहमत हो गए। वर्लन किंगडम के मुख्यमंत्री वू रेंडी के लिए व्यवस्था करेंगे ताकि वे ज्वेटियन पर्वत की श्रृंखला को तोड़ने में ली न्यानान और येयू की व्यक्तिगत रूप से सहायता कर सके। हालांकि वो रेंडी का नाम अविश्वसनीय लगता था, वह वास्तव में एक एकीकरण क्षेत्र विशेषज्ञ था। वर्तमान में लैन साम्राज्य में संरचनाओं और सरणियों का सच्चा स्वामी था। हालांकि वो रेंडी इस समय महल में नहीं थे, वह अन्यत्र निर्माण सामग्री की खोज कर रहा था। उसे आने में कम से कम एक दिन लगेगा, तो ली न्यानान और येयू पहले महल में रहेंगे। एक बार वो रेंडी के वापस आने पर वे सभी एक साथ निकल सकते थे। इस संबंध में ली न्यानान को कोई आपत्ति नहीं थी। वो कुछ दिन और इंतजार भी कर सकता था। विवरण पर सहमत होने के बाद यिनज़ी ने एक महत्वपूर्ण नोट जोड़ा। चूंकि वो इस मामले में मदद कर रहा था, उसने ली न्यानान से लुओजी को उन अनावश्यक रिकॉर्डिंग पत्थरों के तुरंत निपटान के लिए सूचित करने के लिए कहा। यदि उन्हें दोबारा उसके साथ जबरदस्ती करने के लिए इस्तेमाल किया गया तो वह सचमुच अपना आपा खो देगा। ली न्यानान स्वाभाविक रूप से बार बार सहमत हुए। तब महल की नौकरानियों के मार्गदर्शन में ली न्यानान और येयू को महल के उत्तरी प्रांगण में रहने की व्यवस्था की गई थी। ये वो क्षेत्र था जो दरबार के बाकी मंत्रियों के लिए निर्धारित था। वहाँ बहुत सारे कमरे थे जो उनके रहने के लिए पर्याप्त थे। रात में जैसे ही ली न्यानान चांद के नीचे शराब पी रहा था, उसने अचानक ध्यान दिया। यिन फेजिंग एक दर्जन नौकरानियों के साथ धीरे धीरे आ रही थी। इस अंधेरी और तेज हवा वाली रात में लैन साम्राज्य की राजकुमारी यहाँ क्या कर रही थी? हालांकि उसे संदेह था, फिर भी ली न्यान ने उसके हाथ पकड़ लिए और कहा, प्रणाम राजकुमारी। दाववादी मास्टर, ऐसी औपचारिकताओं की कोई आवश्यकता नहीं है। यिन फेजिंग ने बदले में हल्का सा प्रणाम करने के बाद उत्सुकता से चारों ओर देखा और जारी रखा, दिन में वो युवा किसान कहाँ है जो आपके साथ आया था? मैंने कुछ स्पिरिट फल चुने हैं और उसे कुछ देना चाहता हूँ। ये सुनकर ली न्यानान अचंभित रह गया। येयू में ऐसा क्या खास है? एजोर क्लाउड संप्रदाय में उन्होंने संत यू रामू को आकर्षित किया। महान कियान राजवंश के बाहर उसने सफलतापूर्वक साम्राज्य से प्रेमालाप किया। अब लैन किंगडम में पहुंचकर बस एक बार राजकुमारी से मिलूंगा। और उसी रात वो स्पिरिट फल देने आती है। ली न्यानान को गंभीरता से संदेह था कि ये अमरता की खेती नहीं कर रहा था, बल्कि महिलाओं के साथ आकर्षण की कला में महारत हासिल कर रहा था।
बच्चे, तुम इतनी सारी महिलाओं का पक्ष कैसे आकर्षित कर सकते हो? ये वास्तव में किसी को ईर्ष्यालु बनाता है। ली न्यानान ने नाराजगी से अपने हाथ से इशारा किया। यिन फेजिंग ने उसे धन्यवाद देने के बाद उसके द्वारा बताई गई दिशा का पालन किया और बगल के कमरे में पहुंची। उसने धीरे से दरवाजा खटखटाया। दाववादी गुरु, मौसम शुष्क है, मैं आपके स्वाद के लिए कुछ स्पिरिट फल लाया हूँ। जल्दी, ये यू ने दरवाजा खोला और बाहर निकल गई। यिन फेजिंग के आगमन को देखकर वह आश्चर्यचकित नहीं हुआ। वह मुस्कुराया और कहा, राजकुमारी की दयालुता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मुझे वास्तव में स्पिरिट फल खाना पसंद नहीं है, इसलिए कृपया उन्हें वापस ले लें। इससे पता चलता है कि किसी को भी दूसरों की चीजें लापरवाही से नहीं खानी चाहिए, खासतौर पर तब जब ये यू ने पहले एक बार यिन फेजिंग को धोखा दिया था। अब उसने जो स्पिरिट फल भेजे उसे वह छुएगा भी नहीं, खाना तो दूर की बात है। कुछ दूरी पर खड़े होकर ली न्यानान ने थोड़ा भौहें चढ़ाई। कितना सीधा साधा लड़का है। वह उन्हें वितरित करने के लिए इस तरह से आई थी, कम से कम आप उन्हें पहले स्वीकार कर सकते थे। इतनी स्पष्टता से अस्वीकार करते हुए क्या आपको डर नहीं है कि राजकुमारी नाराज हो जाएगी? कम से कम आप उन्हें मुझे दे सकते हैं, है ना? तथापि ली न्यानान को और भी आश्चर्य हुआ। यिन फेजिंग को बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया। इसके बजाय उसने ये यू को एक और निमंत्रण दिया। रात अभी भी छोटी है, अगर मैं तुम्हें दिखा दूं तो कैसा रहेगा? खुशी से ये यू के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। दोनों साथ साथ चलते हुए कुछ दूरी पर चले गए। यिन फेजिंग ने अपनी नौकरानियों को भी विशेष रूप से पालन न करने का निर्देश दिया। उन्हें धीरे धीरे अंधेरे में गायब होते देख ली न्यानान की अभिव्यक्ति अविश्वसनीय रूप से दिलचस्प हो गई। सचमुच ये कहावत सच थी, यदि आप सुंदर नहीं है तो आप कल्पना नहीं कर सकते कि महिलाएं कितनी सक्रिय हो सकती हैं। अध्याय 164, मैंने आपके लिए पूरा साम्राज्य जीत लिया। महल की दीवारों के बाहर ये यू और यिन फेजिंग चुपचाप टहल रहे थे। उनमें से कोई भी नहीं बोला, मानो दूसरे का इंतजार कर रहा हो। आखिरकार यिन फेजिंग अपने धैर्य को और अधिक बनाए रखने में असमर्थ होकर पहले बोली, दाववादी मास्टर, आप काफी परिचित लगते हैं, क्या हम पहले मिल चुके हैं? ये यू अचानक अपनी जगह पर रुक गया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, क्या हम अभी कुछ दिन पहले ही नहीं मिले थे? उस समय आपने लबादा पहना हुआ था, लेकिन अब आपने राजकुमारी की तरह कपड़े पहने हैं। तुम दानव, तुम वास्तव में क्या योजना बना रहे हो? यिन फेजिंग भी रुक गई। उसने ये यू का सामना किया। बोलने से पहले ही उसने चुपचाप एक ध्वनिरोधी अवरोध स्थापित कर लिया था। जैसा कि अपेक्षित था, ये यू ने उसकी पहचान का अनुमान लगा लिया था। यह उसकी अपनी भूल थी। उसने कंसीलमेंट पेंडेंट को अच्छी तरह से नहीं छिपाया था, लेकिन किसने सोचा था वो यहाँ ये यू से मिलेगी? यिन फेजिंग ने कहा, मैं जो करना चाहता हूँ वह बस वह प्राप्त करना है जो मेरा अधिकार है। निश्चिंत रहे, मैं यहाँ बहुत ईमानदार हूँ और किसी को नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा, इसलिए कृपया इस रहस्य को मेरे लिए रखें। ये यू ने सहमत होने में जल्दबाजी नहीं की। इसके बजाय उसने चमकदार चांदनी की ओर देखा। ये देखकर यिन फेजिंग के चेहरे पर निराशा दिखाई दी। वह तुरंत और अधिक पेशकश करने लगी, जब तक आप मेरा रहस्य छुपाने के लिए सहमत हैं, मैं आपको मुआवजे के रूप में कुछ अतिरिक्त दूंगा। ये सुनकर ये यू ने धीरे से अपनी नजर नीचे की ओर लाई और कहा, हम चूंकि आप स्वेच्छा से पेशकश कर रहे हैं, मैं आपको मजबूर नहीं कर रहा हूँ। किसी कारण से जब भी ये यू यिन फेजिंग को देखता तो वह उसे चिढ़ाना चाहता था। ये राक्षसी सचमुच बहुत दिलचस्प थी। यिन फेजिंग क्रोधित थी। ये यू के साथ हर मुठभेड़ में उसे नुकसान उठाना पड़ा। इससे वह बेहद नाराज हुई। अपने दिल में वह सोचे बिना नहीं रह सकी, बस रुको, एक दिन मुझे वह वस्तु मिल जाए, मैं तुम्हें इसके लिए पछतावा करवाऊंगा। यिन फेजिंग ने ठिठुरते हुए कहा और सीधे वहां से चली गई। वापस लौटने पर वह ये देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि उसके पिता यिनजी दरवाजे पर उसका इंतजार कर रहे थे। ये देखकर यिन फेजिंग तेजी से आगे बढ़ी और जल्दी से उसका स्वागत किया। हालांकि यिनजी ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। हम पिता बेटी के बीच ऐसी औपचारिकताओं की कोई जरूरत नहीं है। तो आप उस पहले वाले आदमी के बारे में क्या सोचते हैं? यदि आप उसे पसंद करते हैं तो आपके पिता आपके लिए शादी की व्यवस्था कर सकते हैं। यिन फेजिंग की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। उसने बार बार अपना सिर हिलाते हुए कहा, पिताजी, आपको इस तरह के विवाह संबंधी निर्णय नहीं लेने चाहिए। मैं उसे कैसे पसंद कर सकती हूँ? यिनजी हंसे, यदि आप उसे पसंद नहीं करते हैं तो आप उसे स्पिरिट फल देने के लिए रात में बाहर क्यों गए और उसके साथ अकेले टहलने क्यों गए? क्या ये कुछ संकेत नहीं देता है? यिन फेजिंग की अभिव्यक्ति अजीब हो गई। वह खंडन करना चाहती थी, लेकिन कोई उचित कारण नहीं ढूंढ पाई। थोड़ी देर तक संघर्ष करने के बाद वह केवल बुदबुदा सकी, पिताजी, ये वैसा नहीं है जैसा आप सोचते हैं। मैं और वो व्यक्ति, वैसे भी मैं उसके प्यार में नहीं पड़ूंगी। जब आप किसी ऐसे व्यक्ति के प्यार में पड़ जाते हैं जिसके बारे में आप सोचते हैं कि आप उसे कभी पसंद नहीं कर सकते, ये सबसे खतरनाक प्रकार का प्यार है। यिनजी ने कुछ हद तक आह भरी, फिर उसने अपना हाथ हिलाया, थोड़ा आराम करो, मैं तुम्हें कल एक उपहार दूंगा। हताशा में अपना पैर पटकने के बाद यिन फेजिंग ने यिन जेड के साथ बहस करना छोड़ दिया, क्योंकि ये मामला और भी उलझ जाएगा। इसे स्पष्ट करने का कोई तरीका नहीं था। कुछ समय बाद यिनजी अपने मोटे शरीर को खींचे हुए धीरे से खड़ा हो गया। वह आगे चल दिया। चांदनी की रोशनी में उसका विशाल बहुत अकेला लग रहा था। एक सुनसान जगह पर पहुंचने के बाद यिनजी को अचानक जोर जोर से खांसी होने लगी, यहाँ तक कि उसकी खांसी के साथ खून भी आने लगा। फिर भी इसके बावजूद यिनजी ने मदद मांगने के बारे में नहीं सोचा। इसके बजाय उसने शांति से अपने मुंह के कोने से खून पोंछा और धीरे से फुसफुसाया, अच्छी बेटी, तुम्हारे पिता के पास ज्यादा समय नहीं बचा है, लेकिन चिंता मत करो, मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हारे लिए सब कुछ व्यवस्थित हो जाए। इस दौरान उत्तरी उजाड़ महाद्वीप में ग्रेटियोन राजवंश के भीतर क्षेत्र में आग लगी हुई थी। हल्के कवच में एक बेहद खूबसूरत महिला महल के सामने सीढ़ियों पर चढ़ी। यह महिला हुआनफू बैजी थी। सातवें स्वप्न लोक में ये यू, जिसने उड़ा पवित्र शरीर प्राप्त किया था, महानियोन राजवंश का सम्राट बन गया। इसके बाद उन्होंने अपनी कमान के तहत महिला जनरल हुआनफू बैजी से शादी की, लेकिन सपने से जागने पर हुआनफू बैजी को ये यू नहीं मिला। इसके बजाय उसे 15वें राजकुमार येनमिंग से शादी करने का शाही फरमान मिला। हुआनफू बैजी ने अपने इनकार को व्यर्थ पाते हुए क्रोधित होकर विद्रोह कर दिया। आखिरकार स्वप्नलोक के अनुभव के साथ विद्रोह एक ऐसी चीज थी जिससे हुआनफू बैजी काफी परिचित थे। सबसे महत्वपूर्ण बात, इस जीवन में ये यू के बिना सम्राट ने उसे आत्मसमर्पण करने के लिए राजी किया। हुआनफू बैजी और भी अधिक अजय थी। रास्ते में उसे किसी भी प्रतिद्वंद्वी का सामना नहीं करना पड़ा। अब तक उसने सीधे ग्रेटियोन राजवंश के शाही महल पर आक्रमण कर दिया था। परिचित परिवेश को देखकर हुआनफू बैजी को और भी अधिक विश्वास हो गया कि ये यू के साथ उसका समय सिर्फ एक सपना नहीं था। महल की हर चीज उसे अविश्वसनीय रूप से परिचित लग रही थी। कोई स्वप्न इतना स्पष्ट कैसे हो सकता है? जब हुआनफू बैजी लंबी सीढ़ी के अंत तक पहुंचे तो ग्रेटियोन राजवंश का शाही परिवार पूरी तरह से अधीन हो चुका था। उन्हें हुआनफू बैजी के सामने लाया गया। महानियोन राजवंश के सम्राट ये कुलियां भीड़ में सबसे आगे थे। उसका चेहरा परेशानी का प्रतीक था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि केवल विवाह का आदेश जारी करने से पूरे महानियोन राजवंश का विनाश हो जाएगा। अगर उसे पता होता कि ऐसा होगा तो उसने वो शाही फरमान कभी जारी नहीं किया होता। हालांकि विद्रोही जनरल की बेटी हुआनफू बैजी वास्तव में दुर्जय थी, अपने पिता से कहीं आगे थी। इतने कम समय में उसने पूरे ग्रेटियोन राजवंश पर विजय प्राप्त कर ली थी।
ऐसा अभियान वास्तव में किसी पौराणिक कथा से कम नहीं था। अब राजवंश का भाग्य तय हो चुका था, आगे चर्चा का कोई मतलब नहीं था। ये कुलियां केवल सम्राट के रूप में अपनी गरिमा के अंतिम टुकड़े को संरक्षित करने का प्रयास कर सकते थे। उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, जनरल हुआनफू, अगर तुम मुझे मारने का इरादा रखते हो तो जल्दी करो। हुआनफू बेजी ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। आप ये यू के पिता हैं, अगर मैं तुम्हें मार डालूंगा तो फिर भी वो मुझसे शादी कैसे कर सकता है? इसलिए भले ही तुमने गलती से शादी रचा ली हो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। इस कथन ने ये कुलियां को हैरान कर दिया। उसने तुरंत पूछा, ये यू कौन है? हुआनफू बेजी ने ज्यादा विस्तार से नहीं बताया। सपने से जागने के बाद से उसने ये यू के ठिकाने की जांच करना कभी बंद नहीं किया, लेकिन उन्हें जो उत्तर मिले उन्हें यही कहा गया कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था। इससे हुआनफू बेजी बहुत भ्रमित हो गया। सपने और हकीकत में फर्क क्यों था? लेकिन फिर भी हुआनफू बेजी को अब भी विश्वास था कि ये यू असली था। इसलिए जब उसने महल पर आक्रमण किया, हुआनफू बेजी ने पहले ही ये कुलियां की जान बख्शने का फैसला कर लिया था। अफसोस करने के बजाय सुरक्षित रहना बेहतर है। अगर ये यू का सचमुच ये कुलियां के साथ कोई खून का रिश्ता था तो इस व्यक्ति को मारना उसके अपने ससुर को मारने जैसा होगा। इस प्रकार उसने अपने ससुर की हत्या की प्रतिष्ठा का बोझ उठाने के बजाय ये कुलियां को जीवित रखने का जोखिम उठाना पसंद किया। आखिरकार हुआनफू बेजी जो चाहती थी वह ये यू के साथ अपने पिछले संबंध को जारी रखना था, और उसे महान योंग राजवंश के सम्राट के पद में कोई दिलचस्पी नहीं थी। ये कहा जा सकता है कि इस साम्राज्य को ये यू के लिए हुआनफू बेजी ने जीत लिया था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कहाँ था। जब वो प्रकट होता था, हुआनफू बेजी उसके लिए सब कुछ तैयार रखता था, बिल्कुल सपने की तरह। वह महारानी होगी और ये यू सम्राट। अध्याय 165। यह नियमों के अनुसार नहीं है। अगले दिन जैसे ही ये यू उठा, उसे एक नौकरानी ने एजोर क्लाउड संप्रदाय के दाववादी आकाओं के साथ लेन साम्राज्य के सुबह के अदालत सत्र में भाग लेने के लिए सूचित किया। ये यू इससे काफी हैरान था। उसने तुरंत ली न्यानान की तलाश की, लेकिन पाया कि ली न्यानान भी उतना ही भ्रमित था। वे पवित्र भूमि के अभ्यासी थे। परंपरा के अनुसार उन्हें मानव साम्राज्य के सांसारिक मामलों में भाग नहीं लेना चाहिए। यह मध्य महाद्वीप पर एक अलिखित नियम था। लेन साम्राज्य के शासक के रूप में येंजी को यह अच्छी तरह से पता होना चाहिए। तो उन्हें सुबह की अदालत में क्यों बुलाया जा रहा था? कुछ देर सोचने के बाद ली न्यानान ने फैसला किया कि जाना बेहतर होगा। शायद येंजी का इरादा सुबह की अदालत के दौरान कुछ घोषणा करने का था। जल्द ही नौकरानी के मार्गदर्शन में वे लेन किंगडम के कोर्ट हॉल में पहुंचे। यहाँ पहले से ही नागरिक और सैन्य अधिकारी जमा थे। येंजी ड्रैगन सिंहासन पर ऊंचे स्थान पर बैठा था। यिन फेजिंग उसके बगल में खड़ा था। जब ये यू, ली न्यानान और कई बुजुर्ग पहुंचे तो येंजी को छोड़कर उपस्थित सभी लोग उत्सुकता से उनकी ओर देखने लगे, जिसमें यिन फेजिंग भी शामिल है। मुझे परिचय देने दीजिए। ये अमर 5 महान पवित्र भूमियों में से एक एजोर क्लाउड संप्रदाय के बुजुर्ग हैं। वे लेन साम्राज्य में थे, इसलिए मैंने उन्हें यहाँ आमंत्रित किया था। यह एक गवाह के रूप में कार्य करता है। येंजी एक पल के लिए रुका, फिर ये यू की ओर हल्का सा हाथ हिलाया और उसे आगे बढ़ने का संकेत दिया। साथ ही दाववादी, क्या आप कृपया मेरे लिए डिक्री की घोषणा कर सकते हैं? जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, एक हिजड़ा तेजी से ये यू के पास आया। उसने शाही हुक्म ऊंचा उठाया। ये देखकर ये यू काफी हैरान हो गया। उनसे लेन किंगडम का आदेश पढ़ने के लिए क्यों कहा जा रहा था? ये सही नहीं था। न केवल ये यू को यह अजीब लगा, बल्कि वहाँ मौजूद नागरिक और सैन्य अधिकारियों को भी यह अजीब लगा। ली न्यानान ने अपनी भौहें थोड़ी सी सिकोड़ ली। उन्होंने येंजी को एक संदेश भेजा, यह उचित नहीं है। संप्रदाय के अभ्यासियों को सांसारिक मामलों में शामिल नहीं होना चाहिए। इतना आश्चर्यचकित मत होइए। ये यू को हमारे लेन साम्राज्य का सम्मानित दामाद बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कैसे किया जाता है, ये सब उचित है। यिनसर के शब्दों ने आगे की चर्चा को प्रभावी ढंग से समाप्त कर दिया। यदि ये यू वास्तव में ऐसी दोहरी पहचान के तहत लेन किंगडम के दामाद बन गए तो स्वाभाविक रूप से किसी को कोई गलती नहीं मिलेगी। लेकिन ये यू अभी राजकुमारी यिन फेजिंग से मिला था। क्या उसके लिए इतनी जल्दी दामाद बनना सचमुच संभव था? ये बहुत जल्दबाजी लग रही थी, है ना? ये यू अपने सामने शाही हुक्म को देखता रहा और सोच में डूब गया। जैसे ही वो ली न्यानान से पूछने ही वाला था कि क्या उसे इसे स्वीकार करना चाहिए, येंजी ने मुस्कुराते हुए कहा, साथी दाववादी, बस इसे एक छोटा सा उपकार समझो। इससे तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। बोलने के बाद येंजी ने एक अर्थपूर्ण मुस्कान दिखाते हुए आंखें मारी। ये यू की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। वह निजी तौर पर अटकलें लगाने लगा। क्या ऐसा हो सकता है कि इस आदेश की सामग्री का उनके एजोर क्लाउड संप्रदाय से कुछ लेना देना हो? इसलिए उनसे इसकी घोषणा करने को कहा गया। ये सोचते हुए ये यू ने आदेश लिया, उसे खोला और जोर जोर से पढ़ना शुरू किया। आज से मैं स्वेच्छा से पद छोड़ता हूँ। लेन साम्राज्य का सिंहासन छठी राजकुमारी यिन फेजिंग को विरासत में मिलेगा। इस पंक्ति को पढ़ने के बाद एक बार शांत कोर्ट हॉल तुरंत अराजकता में बदल गया। ये कैसे हो सकता है? ये बिल्कुल बेतुका है। लेन साम्राज्य का विशाल क्षेत्र एक महिला को कैसे सौंपा जा सकता है? महाराज, पुनर्विचार करें। छठी राजकुमारी ने हाल ही में अपनी जड़ों को पहचाना है और कबीले में लौटाया है। अब आप चाहते हैं कि वह सम्राट बने। मैं महामहिम से आदेश वापस लेने का आग्रह करता हूँ। सिंहासन के उत्तराधिकारी पर निर्णय लेने से पहले पूरी तरह से जांच करना बेहतर होगा। उद्धरण चिन्ह और उद्धरण चिन्ह। मंत्रियों की अनेक आपत्तियों को सुनकर ये यू हतप्रभ रह गया। वास्तव में यिन फेजिंग को अचानक नया शासक क्यों बनाया गया? या शायद यिन फेजिंग ने येंजर के दिमाग को नियंत्रित करने के लिए किसी गुप्त तकनीक का इस्तेमाल किया। कंसीलमेंट पेंडेंट प्राप्त करने में उसका लक्ष्य पूरे लेन साम्राज्य को नियंत्रित करना था। ये यू ने अचानक अपना सिर घुमाया और पाया कि यिन फेजिंग की अभिव्यक्ति भी काफी आश्चर्यचकित थी। यह कोई कृत्य नहीं लग रहा था, लेकिन अगर ये उसके द्वारा आयोजित नहीं किया गया था तो ये कौन हो सकता है? येंजी शांत रहा, शांति से ड्रैगन सिंहासन पर बैठा रहा और सब कुछ देखता रहा। शीघ्र ही 5 राजकुमार औपचारिक वस्त्र पहने हुए भीड़ से आगे की ओर चले। वे एक पंक्ति में घुटनों के बल बैठकर जोर जोर से चिल्लाने लगे, पिताजी पुनर्विचार करें। येंजी अंततः धीरे धीरे उठे। उसने मेज से 5 स्मृति चिन्ह उठाकर उनके सामने फेंक दिए। ये सब आपकी गुटबाजी और कदाचार के सबूत हैं। आपकी मुझसे पुनर्विचार करने के लिए कहने की हिम्मत कैसे हुई? अब फ्यूचर विज्ञापन। 5 राजकुमारों ने कांपते हुए स्मृति चिन्ह उठा लिए। उनके चेहरे लाल हो गए और उन्हें एक और शब्द कहने की हिम्मत नहीं हुई। येंजी ने अधिकारियों की ओर देखा और उदासीनता से कहा, मैं लेन साम्राज्य का शासक हूँ। मैं जिसे चाहूँ उसे सिंहासन दे सकता हूँ। यिन फेजिंग मेरी वंशावली है। यदि मैं स्वेच्छा से एक योग्य उत्तराधिकारी के लिए त्याग करता हूँ तो इसमें गलत क्या है? जो कोई भी विरोध करना जारी रखेगा उसे तुरंत मौत के घाट उतार दिया जाएगा। मैं विरोध करता हूँ। एक ठंडी आवाज आई। भीड़ देखने लगी। फीनिक्स वस्त्र पहने एक महिला धीरे धीरे अंदर आई। उसके पीछे एक सूखा बूढ़ा आदमी था। ये यू को बेवजह चिढ़ महसूस हुई। लेन साम्राज्य की यह यात्रा कष्टकारी के अलावा और कुछ नहीं रही। न केवल वे कोई मदद पाने में विफल रहे, बल्कि उन्हें अप्रत्याशित रूप से उनके शाही उत्तराधिकार विवाद में भी घसीटा गया। बूढ़ा आदमी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसके साथ खिलवाड़ किया जाए। अंदर जाने के बाद से ही उन्होंने अपने हाथ अपनी पीठ के पीछे रखे हुए थे। उसके चारों ओर की आध्यात्मिक ऊर्जा में लगातार उतार चढ़ाव होता रहता था।
ये स्पष्ट था कि वह एक गठन स्थापित कर रहा था। यह मत पूछो कि ये यू को कैसे पता चला। सामान्य तौर पर उन्होंने ऐसा ही किया। दूसरों से अनभिज्ञ होकर वह संरचनाएं स्थापित करेगा, इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए वह हमेशा एक कदम आगे रहेंगे। यिनजी ने उपहास किया, रानी जोहो, आप बिना संबंध की अदालत में आई। आपकी सजा क्या है? और आप, वू रेनबी, आपने लौटने पर तुरंत मुझे रिपोर्ट क्यों नहीं की, बल्कि रानी के साथ खड़े रहे? दरअसल फीनिक्स वस्त्र पहने महिला लेन साम्राज्य की रानी जोहो रुयुन थी, और वह मुरझाया हुआ बुरा आदमी वह था जिसके लिए वे यहाँ आए थे, लेन साम्राज्य के भव्य गठन मास्टर और मुख्यमंत्री वू रेनबी। लेकिन मौजूदा हालात से लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है। वू रेनबी यिनज़र के पक्ष में नहीं दिखे। ये यू ने एक पल के लिए सोचा और सहज रूप से एक कदम पीछे हट गया। कारण सरल था, वह वास्तव में राज्य के सत्ता संघर्ष में उलझना नहीं चाहता था। रानी जोहो रुयुन ने उपहास किया, महामहिम, आप बूढ़े हो गए हैं। आप वास्तव में एक जंगली लड़की को सिंहासन सौंपना चाहते हैं। क्या वह आपकी अपनी बेटी भी है? इस पर बहस हो सकती है। लेन साम्राज्य उसे कैसे सौंपा जा सकता है? प्राचीन काल से सिंहासन हमेशा सबसे बड़े को दिया जाता है, सबसे छोटे को नहीं। चाहे कुछ भी हो, लेन साम्राज्य का सिंहासन मेरे बेटे प्रथम राजकुमार का होना चाहिए। आप हमारे पूर्वजों द्वारा निर्धारित नियमों को कैसे तोड़ सकते हैं? ये सुनकर प्रथम राजकुमार यिनशुजी बहुत खुश हुए। यिनजी ने ठंडे स्वर में कहा, लेन साम्राज्य का शासक कौन बनेगा ये तय करना आपके लिए नहीं है। मैं कहता हूँ कि यह कौन है और वही होगा। इस समय एक तरफ खड़े होकर यिन फेजिंग की भावनाएं बहुत मिश्रित थीं। सच कहूं तो उसे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि चीजें इस हद तक बढ़ जाएंगी। मूल रूप से यिन फेजिंग केवल उस वस्तु को पुनः प्राप्त करने के लिए लेन साम्राज्य में आई थी। उसका खुद को लेन साम्राज्य के सिंहासन में शामिल करने का कोई इरादा नहीं था। लेकिन अब यिनजी ने उससे सलाह किए बिना उसे सिंहासन पर धकेलने की ठान ली थी। ऐसा क्यों था? अध्याय 166, वह संप्रदाय जो अपनी रक्षा करता है। लेन साम्राज्य के दरबार में माहौल अचानक नाजुक हो गया। यिनजी की दहाड़ ने रानी जोहो को पीछे हटने पर मजबूर नहीं किया, तथा नागरिक एवं सैन्य अधिकारियों का रवैया भी नर्म हो गया। एक एक करके वे चुप रहकर पीछे हट गए। जाहिर है वे भी ये देखने का इंतजार कर रहे थे कि चीजें कैसे सामने आएंगी। इससे ये यू काफी नाराज हो गया। सच कहूं तो आप सभी लेन साम्राज्य के अधिकारी हैं। क्या आप इतने बेशर्म हैं? मेरे पीछे भीड़, मैं यहाँ असली बाहरी व्यक्ति हूँ। इस स्थिति को देखकर रानी जोहो ने व्यंग्य किया। जब से यह अज्ञात जंगली लड़की प्रकट हुई है, लेन साम्राज्य में उथल पुथल मची हुई है। यहाँ तक कि आप लेन साम्राज्य के शासक भी ऐसा मूर्खतापूर्ण निर्णय लेने के लिए मोहित हो गए हैं। हालांकि मैं एक महिला हूँ, फिर भी मैं लेन साम्राज्य की रानी हूँ। मुख्यमंत्री, कृपया इस बुराई को खत्म करने और अदालत को साफ करने के लिए कार्रवाई करें। ये शब्द सुनकर वू रेनबी तुरंत आगे बढ़े। महामहिम की आज्ञा का पालन करना। उसने अपना हाथ हिलाया और 10 से अधिक अदालत सलाहकार बाहर से अंदर आए। उनकी निगाहें यिन फेजिंग पर टिक गईं। सबकी नजरों के सामने न तो रानी जोहो और न ही मुख्यमंत्री वू रेनबी यिनज़र के लिए कुछ कर सके, लेकिन वे निश्चित रूप से यिन फेजिंग को मार सकते थे। आखिरकार यह महिला अज्ञात मूल की थी और अब वो प्रथम राजकुमार की गद्दी लेना चाहती है। इससे कई लोगों के हितों का उल्लंघन होगा और एक सुविधाजनक बहाना उसकी मृत्यु को उचित ठहरा सकता है। अदालत को साफ करना एक उपयुक्त कारण था। यिन फेजिंग का चेहरा राख हो गया। उसने वास्तव में यह उम्मीद नहीं की थी कि चीजें इस हद तक बढ़ जाएंगी। निस्संदेह यिन फेजिंग कभी भी स्वेच्छा से आत्मसमर्पण नहीं करेगी। फिलहाल उसके पास एक ही विकल्प था, वह एक खूनी रास्ता बनाना था। लेकिन लेन साम्राज्य के मुख्यमंत्री वू रेनबी ठीक प्रवेश द्वार पर खड़े थे। यिन फेजिंग को विश्वास नहीं था कि वह एकीकरण क्षेत्र में फॉर्मेशन मास्टर को तोड़ सकती है। जब तक वह छुपाने वाले पेंडेंट को हटा नहीं देती और अपना असली रूप वापस नहीं ले लेती, तब तक उसके जीवित रहने की संभावना बहुत कम हो सकती है। इसके अलावा कोई चारा नहीं था। लेकिन अगर उसने अपना असली रूप वापस पा लिया तो क्या इससे उसे राज्य में अराजकता पैदा करने वाली राक्षसी के रूप में पुष्टि नहीं होगी? क्या करें? इस समय यिन फेजिंग दुविधा में फंस गई थी और तभी यिनजी की ठंडी आवाज सुनाई दी, बोल्ड। क्या आपको अभी भी अपनी पहचान याद है? आप लेन साम्राज्य के सलाहकार हैं, रानी के लैपडॉग नहीं। देखते हैं आज कौन कार्रवाई करने की हिम्मत करता है। ये शब्द बड़े जोर से बोले गए थे। जो सलाहकार दौड़कर आए थे वे तुरंत रुके और एक दूसरे पर नजरें डाली। आखिरकार उन्होंने अपनी नजर वू रेनबी की ओर कर ली। आखिरकार इस ऑपरेशन के लिए वे वू रेनबी के आदेश पर आए थे। स्वाभाविक रूप से उन्हें आशा थी कि वो एक उदाहरण स्थापित करेगा। वू रेनबी की अभिव्यक्ति गंभीर थी। उसने और कुछ नहीं कहा और धीरे धीरे आगे बढ़ गया। 2 कदम के बाद तारे खिसक गए। यिन फेजिंग, जो अनुत्तरदायी था, तेजी से ड्रैगन सिंहासन के बगल से हट गया। फिर वो सुनहरी रोशनी में घिर गई। तुरंत प्रकाश ने उसे ढक लिया, जिससे वो संघर्ष करने में असमर्थ हो गई। आंदोलनों का पूरा क्रम सहज और दोषरहित था। फॉर्मेशन मास्टर के कौशल की प्रशंसा न करना कठिन था, लेकिन ये यू की नजर में वू रेनबी की हरकतें कुछ भी असाधारण नहीं थीं। गठन परिवर्तन और स्वर्गीय संयम ड्रैगन बाइंडिंग अपेक्षाकृत बुनियादी संरचनाएं थीं, कुछ भी प्रभावशाली नहीं। दृश्य प्रभाव वास्तव में अच्छे थे। ऐसा लगता था कि लेन किंगडम का ये ग्रैंड फॉर्मेशन मास्टर हालांकि औसत कौशल का था, उसके पास दिखावे की कला थी। अगले ही पल वू रेनबी ने एक हाथ से एक मोहर बनाई। तुरंत अदालत में गड़गड़ाहट गूंज उठी। आसमान से बिजली की कई कड़ियां गिरी। इसमें कोई संदेह नहीं था, वू रेनबी वास्तव में हिंसा की ओर मुड़ गया था। उस क्षण यिनजी प्रकाश की एक लकीर में बदल गई। उसने ऊपर से यिन फेजिंग की रक्षा की और बिजली के हमलों का खामियाजा उठाया। फिर एक ही हथेली से उसने यिन फेजिंग के चारों ओर के बंधनों को तोड़ दिया। वू रेनबी, जो जवाबी कार्रवाई करने वाला था, को यिनजी ने लात मार दी। ये कल्पना करना कठिन था। एक मोटा बूढ़ा आदमी इतनी तीव्र गतिविधियों को अंजाम दे सकता है, एक एकीकरण क्षेत्र अभ्यासी को लात मार सकता है। यह मानना उचित था कि यिनजी की ताकत काफी प्रभावशाली थी। आखिरकार वो उस पुराने साथी लुओजी का समकालीन मित्र था। उसकी ताकत बहुत कमजोर नहीं हो सकती। ये यू ने थोड़ा सिर हिलाया। जैसे ही वह स्थिति के सामने आने का इंतजार करना जारी रखने वाला था, यिन फेजिंग के साथ यिनजी ने नहीं छोड़ा। इसके बजाय उन्होंने ये यू से संपर्क किया। इससे पहले कि ये यू प्रतिक्रिया दे पाता, उन्होंने एक टेलीपोर्टेशन तावीज का इस्तेमाल किया। एक पल में तीनों आकृतियां गायब हो गईं। ये देखकर ली न्यानन दंग रह गए। वे ये यू को ले गए थे। क्यों? रानी जोहो का चेहरा नाटकीय रूप से बदल गया। उसने तेजी से कहा, जल्दी उन्हें ढूंढो। वे बहुत दूर नहीं जा सकते थे। साथ ही अभी वह युवक कौन था? क्या कोई मुझे बता सकता है? एक मंत्री तुरंत आगे बढ़े और फुसफुसाकर ये यू की पहचान बताई। जोहो रुयुन ने अपनी भौहें कसकर सिकोड़ ली। यिन फेजिंग संभवतः एजोर क्लाउड संप्रदाय के एक शिष्य से कैसे जुड़ा हो सकता है? ये सोचते हुए जोहो रुयुन ने सहज रूप से ली न्यानन की ओर देखा। ली न्यानन ने शांति से जवाब दिया, मैं ली न्यानन हूँ, एजोर क्लाउड संप्रदाय का एक बुजुर्ग। जो युवक अभी अभी यिनज़र के साथ गया है, वो ये यू है जो मेरे संप्रदाय का शिष्य है। मुझे परवाह नहीं है कि आप लेन साम्राज्य में क्या करने का इरादा रखते हैं, लेकिन मैं आप सभी को सलाह देता हूँ कि ये यू पर हाथ न उठाएं, अन्यथा एजोर क्लाउड संप्रदाय निश्चित रूप से आपके साथ हमारे सिद्धांतों पर चर्चा करेगा। ये बयान धमकियों से भरा था। जोहो रुयुन का चेहरा तुरंत क्रोधित हो गया। वह बोलने ही वाली थी, लेकिन वू रेनबी ने उसे रोक दिया। वू रेनबी ने जोहो रुयुन पर अपना सिर थोड़ा हिलाया। महाराज, स्थिति सर्वोपरि है। ये सुनकर जोहो रुयुन ने ठंडी सांस ली और जाने के लिए मुड़ गया।
वो रेंडी ने ली नियानान को गहरी नजर से देखा, फिर उसका अनुसरण किया और चला गया। जैसा कि कहा जाता है, एक आदमी की प्रतिष्ठा एक पेड़ की छाया की तरह होती है। एजोर क्लाउड संप्रदाय केंद्रीय महाद्वीप की 5 महान पवित्र भूमियों में से एक होने के अलावा इसका एक विशेष रूप से प्रसिद्ध उपनाम भी था। ये वह संप्रदाय था जो अपनी रक्षा स्वयं करता है। विशेषकर पिछली सहस्राब्दी में उपनाम संप्रदाय जो अपनी रक्षा करता है पूरे मध्य महाद्वीप में प्रसिद्ध था। एजोर क्लाउड संप्रदाय के गुरु लुओजी अपरंपरागत लग सकते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर उन्होंने वास्तव में कार्रवाई की। चाहे वे बुजुर्ग हो या सामान्य शिष्य, जब तक वे एजोर क्लाउड संप्रदाय से थे, अगर उनके साथ बाहर अन्याय होता था तो लुओ से कमान संभाल लेते थे और पूरा संप्रदाय उनके लिए खड़ा हो जाता था। रक्त दानव संप्रदाय इसका प्रमुख उदाहरण था। जब तक आप एजोर क्लाउड संप्रदाय के खिलाफ कार्रवाई करने का साहस करते हैं, आपको अपने संप्रदाय के विनाश के लिए तैयार रहना चाहिए, जिसमें आगामी क्रिम्सन एनक्लेव भी शामिल है। लुओजी का लक्ष्य वास्तव में उन्हें मिटा देना था। यही कारण था कि ली नियानान को लेन साम्राज्य में इतने साहपूर्वक बोलने का आत्मविश्वास था। ये स्पष्ट था, लुओजी एक ऐसा व्यक्ति था जो वास्तव में जानता था कि मामलों को कैसे संभालना है। दूसरी ओर पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। ये यिन फीजिंग और यिन जी एक भूमिगत कक्ष में पहुंचे। ये बेहद विशाल था, फिर भी असाधारण रूप से साफ सुथरा भी था। यिन फीजिंग ने उत्सुकता से पूछा, ये जगह कहाँ है? यिन जी ने तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इसके बजाय उसने धीरे से एक सीट ले ली। तभी ये और यिन फीजिंग ने देखा, यिन जी का चेहरा बेहद पीला पड़ गया था। उसके मुंह के कोने पर अभी भी खून के निशान थे। जाहिर है, यिन जी ने बिजली के हमलों को उतनी आसानी से नहीं लिया था जितनी आसानी से लग सकता था। यिन फीजिंग तुरंत आगे बढ़ी। यिन जी को ऐसी हालत में देखकर उसे बेचैनी महसूस हुई। एक पल की झिझक के बाद उसने पूछा, आप मेरे प्रति इतने दयालु क्यों हैं? यिन जी ने कड़वी मुस्कान बिखेरी। यिन फीजिंग की कलाई पर जेड कंगन को देखते हुए उसने एक ऐसे प्रश्न का उत्तर दिया जो अनुचित लग रहा था। क्या वाह, ठीक है। अध्याय 167। सब कुछ एक गलतफहमी है। यिन फीजिंग को अचानक स्तब्धता महसूस हुई। उनका जन्म दक्षिणी बारबेरियन महाद्वीप में अपनी चाची जोहू जुआन के साथ रहते हुए हुआ था। बचपन से ही यिन फीजिंग को जोहू जुआन हमेशा एक मोटे काले लिबादे में लपेटता था, जिससे उसका पूरा चेहरा छिप जाता था। जोहू जुआन की सबसे आम कहावत थी, जब तक आपके पास पूर्ण शक्ति नहीं है, सुंदरता अपने आप में एक पाप है। उस समय यिन फीजिंग को समझ नहीं आया। वह केवल ईर्ष्या महसूस करते हुए अन्य राक्षसों को देखती थी जिनके माता पिता थे। उसने जोहू जुआन से पूछा कि उसके माता पिता कहाँ हैं। जोहू जुआन ने कहा कि उसके माता पिता बहुत दूर स्थान पर गए थे, लेकिन उसकी चाची हमेशा उसके साथ रहती थी। युवा और भ्रमित यिन फीजिंग हो गया था। बड़ी होने पर ही उसे समझ आया, दूर के स्थान का मतलब मृत्यु था। यिन फीजिंग के पिता क्विंक्यू फॉक्स कबीले के पूर्व नेता थे और उसकी माँ एक गुप्त क्षेत्र की खोज करते समय नष्ट हो गई। तब से युवा यिन फीजिंग को हर चीज के लिए अपनी चाची जोहू जुआन पर निर्भर रहना पड़ता था। 800 साल बाद ये देखते हुए कि यिन फीजिंग दिव्य परिवर्तन क्षेत्र के शिखर पर पहुंच गई है, जोहू जुआन ने उसके लिए एक परीक्षण की व्यवस्था की। मध्य महाद्वीप में लेन साम्राज्य नाम का एक मानव साम्राज्य था। बहुत समय पहले जोहू जुआन ने यिन फीजिंग को पुनः प्राप्त करने के लिए वहां एक अंगूठी छोड़ी थी, लेकिन एक शर्त के साथ। लेन साम्राज्य में उसे किसी को भी मंत्रमुग्ध नहीं करना चाहिए और यदि संभव हो तो हत्या से बचना चाहिए। बस अंगूठी ढूंढो। फिर जोहू जुआन ने अंगूठी का एक स्केच बनाया और उसे यिन फीजिंग को सौंप दिया और उससे वादा किया कि जब तक वो अंगूठी वापस लाएगी, यिन फीजिंग क्विंक्यू फॉक्स कबीले की नई नेता बन जाएगी। इस तरह के इनाम से उत्साहित होकर यिन फीजिंग तुरंत केंद्रीय महाद्वीप में आ गई। उसने छुपे हुए पेंडेंट को प्राप्त किया, खुद को एक नौकरानी के रूप में प्रच्छन्न किया और महल में अंगूठी के ठिकाने की खोज शुरू कर दी। एक दिन जब यिन फीजिंग जिंगक्सन हॉल में घूम रही थी, वह अप्रत्याशित रूप से शासक यिन जी से टकरा गई। साथ आए गार्डों ने तुरंत यिन फीजिंग को चोर के रूप में मौके पर ही मारने की तैयारी कर ली, लेकिन यिन जी ने रोक दिया। उन्हें यकीन था कि उनकी युवावस्था में महल के बाहर एक नाजायज बेटी थी और बाद में खो गई थी। फिर यिन जी को यकीन हो गया कि यिन फीजिंग उसकी खोई हुई नाजायज बेटी थी। ऐसे में उन्हें एक राजकुमारी के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए। उस समय यिन फीजिंग स्तब्ध थी। वह एक राक्षसी थी, वह किसी इंसान की नाजायज बेटी कैसे हो सकती है? यिन फीजिंग ये बताने ही वाली थी कि यिन जी ने अपनी पहचान गलत कर ली है, लेकिन फिर उसने सोचा महल में एक राजकुमारी को रहना चाहिए। इससे यिन फीजिंग के लिए अभिनय करना आसान हो गया, इसलिए वह गलती के साथ चली गई और पहचान स्वीकार कर ली। जब यिन जी को पता चला कि यिन फीजिंग का उपनाम ही यिन है, तो वह तुरंत फूट फूट कर रोने लगा। इससे यिन फीजिंग पूरी तरह हतप्रभ रह गई। उसने झट से पूछा कि क्या हो रहा है। हालांकि यिन जी अपने हाथ लहराता रहा। यिन फीजिंग ने सोचा कि वह अपनी खोई हुई बेटी को पाकर खुशी से अभिभूत था, इसलिए उसने उसे नहीं रोका। इस पूरे समय यिन फीजिंग ने सोचा था कि यिन जी ने उसे किसी और के लिए गलत समझा था, लेकिन अब लग रहा है कि शायद ऐसा नहीं होगा। यिन फीजिंग ने जेड कंगन की ओर देखा। यह उसके जाने से पहले उसकी चाची जोहू जुआन ने उसे पहना था। यिन जी का प्रश्न सुनकर यिन फीजिंग ने अस्थायी रूप से कहा, क्या आप ये बात जानते हैं? यिन जी ने आत्मनिंदा भरी मुस्कान दी। मैंने इसे खरीदा और उसे दे दिया। आपकी माँ जोहू जुआन, क्या वह ठीक है? उनकी बातचीत सुनकर ये यू को लगा कि कोई बड़ा खुलासा होने वाला है। क्या ऐसा हो सकता है कि यिन फीजिंग केवल आधा राक्षस था? नहीं, इसका कोई मतलब नहीं था। जब वे पहली बार मिले थे तो यिन फीजिंग के भीतर की शैतानी ऊर्जा जम गई थी, आधे दानव की तुलना से भी कहीं अधिक। तो अगर वह आधी राक्षसी नहीं थी तो वास्तव में क्या चल रहा था? यिन फीजिंग ने धीरे से कहा, जोहू जुआन मेरी माँ नहीं है, वह मेरी चाची है। ये सुनकर यिन जी क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गई। तभी उसके चेहरे पर लालिमा उभर आई। वह तुम्हारी माँ नहीं है, वह वास्तव में तुम्हारी माँ नहीं है। यिन फीजिंग ने निर्णायक रूप से अपना सिर हिलाया। यिन जी ने फिर पूछा, तो क्या आपकी चाची के पास कोई दाव पार्टनर है? यिन फीजिंग ने एक बार फिर अपना सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था कि 2 मौन उत्तरों ने यिन जी को एक नया जीवन दे दिया है। गंभीर रूप से घायल और मृत्यु के करीब दिखने से उसका रंग उड़ गया था और वह ऊर्जा से भरपूर था। वह फिर खड़ा हो गया। यिन फीजिंग की अभिव्यक्ति अजीब थी क्योंकि वह एक कदम पीछे हट गई। आप ये बातें क्यों पूछ रहे हैं? फिर यिन जी ने जोहू जुआन के साथ अपनी कहानी सुनाना शुरू किया। 1000 साल पहले यिन जी अभी तक लेन साम्राज्य का शासक नहीं था, सिर्फ एक राजकुमार था। उस पर घात लगाकर हमला किया गया जिससे उसे गंभीर चोटें आईं। सौभाग्य से जोहू जुआन वहां से गुजरा और उसने वीरतापूर्वक बचाव किया। एक सौंदर्य को बचाने वाले नायक के दृश्य ने यिन जी को तुरंत उसके प्यार में पड़ गया। मीठे शब्दों के हमले के तहत जोहू जुआन ने जल्दी ही घुटने टेक दिए। दोनों में प्यार हो गया। बाद में क्योंकि यिन जी को लेन साम्राज्य के शासक के रूप में चुना गया था, उनके बीच कुछ गलतफहमियां हुई। जोहू जुआन गुस्से में चला गया। हालांकि यिन जी ने बहुत खोजबीन की, लेकिन उसे उसका कोई निशान नहीं मिला। आखिरकार वह निराश हो गया और अपने दिन पश्चाताप में बिताने लगा। कुछ दिन पहले जब उसने यिन फीजिंग को जेड ब्रेसलेट पहने हुए देखा तो यिन जी को सहज विश्वास हो गया कि यिन फीजिंग जोहू जुआन के साथ उसकी बेटी थी। जब उन्हें पता चला कि यिन फीजिंग का उपनाम भी यिन है तो वे इस विश्वास के प्रति और भी अधिक आश्वस्त हो गए। उसने ये भी सोचा कि जोहू जुआन के मन में अभी भी उसके लिए भावनाएं हैं, इसलिए उसने अपनी बेटी को उसके पास भेज दिया। हालांकि यिन जी ने इस मामले का खुलासा नहीं किया। उसने सिंहासन संभालने के बाद यिन फीजिंग के सामने कबूल करने की योजना बनाई।
उस समय जो जुआन को ढूंढना भी आसान होगा। यिनजी की कहानी सुनने के बाद यिन फेजिंग और ये यू के भाव काफी अजीब हो गए। तो क्या ये सब गलतफहमी थी? लेकिन यिनजी ने अपनी आस्तीन भव्यता से लहराई। ये ठीक है, एक चाची भी एक माँ की तरह होती है। समय आने पर मैं तुम्हें अभी भी लेन साम्राज्य का सिंहासन सौंप दूंगा। वे बेकार राजकुमार इसे ठीक से प्रबंधित नहीं कर सकते। यिन फेजिंग ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। मैं नहीं कर सकता, मेरी पहचान इसकी अनुमति नहीं देती। यिनजी हंसे। इसमें गलत क्या है? कौन कहता है कि राक्षस मानव राष्ट्रों के शासक नहीं बन सकते? इस टिप्पणी से यिन फेजिंग और ये यू काफी आश्चर्यचकित हुए। स्पष्ट रूप से ब्रेथ कंसीलमेंट पेंडेंट बरकरार था और यिन फेजिंग की राक्षसी ऊर्जा बिल्कुल भी लीक नहीं हुई थी। यिनजी को इस बारे में कैसे पता चल सकता है? उनके भाव देखकर यिनजी तुरंत मुस्कुरा दी। आश्चर्यचकित मत होइए, जब मैं आपकी चाची जो हुआन के साथ था तो मुझे अक्सर शैतानी ऊर्जा को छुपाने के लिए उनकी वस्तुएं मिलती थी। इसलिए मैं आपकी गर्दन के चारों ओर छुपाने वाले पेंडेंट से परिचित हूँ। जिस क्षण मैंने तुम्हें देखा मुझे पता चल गया कि तुम एक राक्षस हो। यिन फेजिंग ने अविश्वास में अपनी आंखें झपकाईं। तुम्हें मेरी पहचान से कोई फर्क नहीं पड़ता। यिनजी ने ये यू की ओर इशारा किया। वह भी आश्चर्यचकित नहीं है। उसे लोमड़ी दानव के रूप में आपकी पहचान भी पता होनी चाहिए। क्या उसे भी कोई आपत्ति नहीं है? दाववादी मित्र, आप वास्तव में भाग्यशाली हैं कि आप क्विंक्यू लोमड़ी कबीले के सदस्य के साथ हैं। अंतिम वाक्य ये यू पर निर्देशित था। ये यू ने अपनी भौहें थोड़ी सी ऊपर उठाई। भाग्यशाली किस तरीके से? आइए इस पर चर्चा करें। यिन फेजिंग ने तुरंत कहा, मैं उसके साथ दावसाती रिश्ते में नहीं हूँ। ऐसी बातें मत कहो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, गुप्त कक्ष के ऊपर अचानक एक बड़ा छेद दिखाई दिया। रानी जो और वू रेनबी एक दर्जन कृषकों के साथ धीरे धीरे नीचे उतरे। उन्होंने रुखाई से कहा, आखिरकार हमने तुम्हें ढूंढ लिया। उसी समय यू उसी पहले ही मध्य महाद्वीप में लौट आया था और क्रिम्सन हिम क्लिफ की ओर जा रहा था। अध्याय 168 स्क्रिप्ट तैयार हो चुकी है। यू वूसी गुयुआन संप्रदाय के संप्रदाय गुरु। सपने में बदला लेने के लिए उसने ये यू पर दावा करने के लिए स्वर्गीय आनंद संप्रदाय के संप्रदाय मास्टर को खत्म करने में संकोच नहीं किया, जिसके पास दिव्य यान काया थी। बाद में दोनों में प्यार हो गया। यू वूसी ने सफलतापूर्वक अपना बदला लिया और गुयुआन संप्रदाय का पुनर्निर्माण किया। लेकिन बाद में उसे पता चला कि ये यू न केवल उसकी थी बल्कि बू लिंगफेई भी थी। गुस्से में आकर यू वूसी ने बू लिंगफेई के साथ भीषण युद्ध किया। ये यू ने हस्तक्षेप करने की कोशिश की, लेकिन गलती से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सपने से जागने के बाद यून वूसी को इस बात का बहुत पछतावा हुआ। उसने बू लिंगफेई के साथ एक समझौता किया। यदि उन्हें ये यू मिल गया और वह अभी उन दोनों को पसंद करता है तो वे इसे स्वीकार कर लेंगे। इसके बाद यू वूसी और बू लिंगफेई ने ये यू की खोज के लिए अपने रास्ते अलग कर लिए, यहाँ तक कि अन्य महाद्वीपों की खोज के लिए केंद्रीय महाद्वीप भी छोड़ दिया। हालांकि तुलनात्मक रूप से बू लिंगफेई की किस्मत यू वूसी से कहीं बेहतर थी। इससे पहले कि वह सेंट्रल कॉन्टिनेंट छोड़ती, बू परिवार में अप्रत्याशित रूप से उसकी मुलाकात ये यू से हुई। दोनों ने इस लेख का अध्ययन करने में भी कुछ समय बिताया, लेकिन बू लिंगफेई के मन में एक छोटी सी निजी इच्छा थी। उसने ये यू को ढूंढने के बारे में यू वूसी को सूचित नहीं किया। बेचारी यून वूसी पूरे उत्तरी उजाड़ महाद्वीप को खोजने के बाद भी उसे ये यू का कोई निशान नहीं मिला। इसलिए उसने बू लिंगफेई से संपर्क करने के लिए एक संचार पत्थर का इस्तेमाल किया और पूछा कि क्या उसे ये यू के बारे में कोई जानकारी मिली है। संचार पत्थर पर थोड़ी थकी हुई आवाज सुनकर बू लिंगफेई बहुत अच्छे मूड में थी। उसने केवल एक शब्द में उत्तर दिया, अनुमान लगाना। इस उत्तर से यून वूसी को तुरंत समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है। जब वे आखिरी बार मिले थे, बू लिंगफेई निराश थी क्योंकि उसे ये यू का पता नहीं मिल पाया था। उसका मूड खराब हो गया था। अब वह मजाक कर रही थी। इसका सबसे अधिक अर्थ ये था कि बू लिंगफेई ने ये यू को पहले ही पा लिया था और वे शायद एक साथ थे। ये सोचकर यू वूसी क्रोधित हो गई। वह तुरंत पूरी गति से मध्य महाद्वीप में लौट आए। फिलहाल वह थकान से बेपरवाह लगातार 3 दिनों से उड़ान भर रही थी। उसका मन बार बार उस शब्द को दोहराता रहा, अनुमान लगाना। ठीक है बू लिंगफेई, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे चिढ़ा सकती हो। बस हमारे मिलने तक इंतजार करो। मिलने के बाद हम जरूर बात करेंगे। यून वूसी ने ठंडी सांस ली और एक बार फिर तेज हो गई। आकाश में एक तेज रोशनी फैल गई। दूसरी ओर रानी जो और वू रेनबी के आगमन के कारण एक बार विशाल गुप्त कक्ष में कुछ भीड़ हो गई। उन्हें आते देख यिनजी बहुत आश्चर्यचकित हुआ। आपको ये जगह कैसे मिली? इस गुप्त कक्ष का निर्माण यिनजी द्वारा सावधानीपूर्वक किया गया था। इसे न केवल एक एकांत स्थान पर छिपाया गया था, बल्कि इसे एक स्थानिक जागरूकता सरणी द्वारा संरक्षित भी किया गया था। जो कोई भी पहले यहाँ नहीं आया है वो निश्चित रूप से इसे ढूंढने में असमर्थ होगा। तो वे इतनी जल्दी कैसे पकड़ में आ गए? रानी जोहू की अभिव्यक्ति ठंडी थी। उसने सख्ती से कहा, यिनजी, क्या आपको लगता है कि आपने जो कुछ भी किया है वह दोषरहित है? ये जगह सैकड़ों साल पहले बनाई गई थी, उस लोमड़ी दानव की याद में, है ना? ये कहते हुए जोहू रुयन ने अपनी भंडारण अंगूठी से एक मोती निकाला, जिससे तुरंत पूरा कक्ष रोशन हो गया। ये केवल अब था कि ये यू वास्तव में देख सका। कक्ष की दीवारें अनगिनत चित्रों से ढकी हुई थी। प्रत्येक चित्र में एक ही महिला को दर्शाया गया है। वह हरे रंग का वस्त्र पहने हुए आश्चर्यजनक रूप से सुंदर थी। कभी स्थिर, कभी गतिशील, कभी खुशी, कभी तमन्ना। ऐसा लग रहा था यह महिला यिनजर के दिल में सफेद चांदनी थी। यिन फेजिंग की चाची जोहू जुआन। यिनजी ने चुप रहकर अपनी भौहें सिकोड़ ली। रानी जोहू रुयन ने आगे बढ़ते हुए गुस्से से कहा, यिनजी, तुम एक बदमाश हो। जब तुम अभी भी एक राजकुमार थे तो यह मेरा लेन परिवार था जिसने तुम्हें सिंहासन तक पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ त्याग दिया और फिर भी तुमने एक लोमड़ी दानव को प्राथमिकता दी। तुमने कभी भी मुझे वास्तव में महत्व नहीं दिया। यिनजी ने धीरे से उत्तर दिया, आपको जो पसंद था वह मैं नहीं बल्कि रानी का पद था। उस समय जोहू जुआन के चले जाने के बाद जोहू रुयन की शादी यिनजर के पिता ने उससे कर दी थी। यिनजी ने इसका बहुत विरोध किया। बाद में जोहू रुयन ने सभी प्रकार की कोमलता दिखाई और यिनजी ने धीरे धीरे अपनी सुरक्षा कम कर दी। दोनों ने स्नेह के दौर का आनंद लिया, लेकिन बाद में यिनजी को अंततः एहसास हुआ कि जोहू रुयन का प्यार उसके लिए नहीं बल्कि सिंहासन के लिए था। इससे यिनजर के दिल में सफेद चांदनी की लालसा और भी अधिक बढ़ गई। इसलिए वह अपनी युवावस्था को याद करने के लिए अक्सर इस कक्ष में आते थे। यिनजी की थोड़ी तिरस्कारपूर्ण अभिव्यक्ति देखकर जोहू रुयन को अपमानित महसूस हुआ। उसने तुरंत कठोरता से कहा, यिनजी बदमाश, तुम उस महिला को कभी नहीं भूलोगे। मैं आपको सच बताऊंगा, वह मैं ही था जिसने उसके जाने की साजिश रची थी। मैंने मूल रूप से सोचा था कि समय के साथ आप उसे भूल जाएंगे, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप अभी भी उसके प्रति आकर्षित हैं। यिन फेजिंग आपकी बेटी के साथ है ना? और आप एक लोमड़ी दानव की बेटी को सिंहासन भी सौंपना चाहते हैं। आप वास्तव में मरने के लायक हैं। ये सुनकर यिनजी बेहद क्रोधित हो गए। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि चीजें ठीक होने के बावजूद जोहू जुआन अचानक से चला गया। ये पता चला कि सब कुछ जोहू रुयन की साजिश के कारण था। तुम नीच औरत, ये सब तुम्हारी वजह से था। तुम अब भी सिंहासन चाहती हो, तुम मरने के लायक हो। यिनजी तुरंत आगे बढ़ना चाहता था और जोहू रुयन को मारना चाहता था, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को प्रवाहित करना शुरू किया, उनके शरीर में जबरदस्त दर्द होने लगा। यिनजी गिरने से बचने के लिए पत्थर की दीवार के सहारे खुद को सहारा देते हुए कुछ कदम लड़खड़ाया। उन्होंने ये और यिन फेजिंग को एक संदेश भेजा, मैं अपनी युवावस्था में एक छिपी हुई चोट को पीछे छोड़ गया था।
और हाल ही में हुई गड़गड़ाहट के साथ पुराने घाव भड़क गए हैं, जिससे लड़ना असंभव हो गया है। कक्ष के पूर्व में एक छिपा हुआ मार्ग है, ये सीधे शहर के बाहर जाता है। मैं उन्हें रोकने की कोशिश करूंगा, आप दोनों पहले जाएं। यिन फेजिंग ने अपनी मुठ्ठियां भींच ली। यिनजी को देखते ही उसका चेहरा चिंता से भर गया। वह महसूस कर सकती थी कि वो सचमुच उसके प्रति दयालु था। इस स्थिति में यिनजी का पीछे रहना उसकी मृत्यु का कारण बन सकता है। यिन फेजिंग ऐसा होते हुए नहीं देखना चाहती थी, इसलिए उसने ये यू को एक संदेश भेजा, तुम यिनजी को ले जाओ और चले जाओ, मैं उन्हें रोक लूंगा। दोनों के प्रसारण को आगे पीछे सुनकर ये यू ने कुछ हद तक हताश मुस्कान दी। छुट्टी, क्या बकवास है। चूंकि रानी जोहू इस गुप्त कक्ष को ढूंढने में सक्षम थी, इसलिए ये सामान्य बात है कि उसे छिपे हुए मार्ग का स्थान पता चल जाएगा। उनके आगमन से पहले ही वू रेनबी ने पूर्वी मार्ग पर पहले से ही एक गठन स्थापित कर लिया था। इसे तोड़ना समस्या नहीं थी, बल्कि गठन को तोड़ते समय घात लगाना समस्या थी। जोहू रुयुन ने ठंडे स्वर में कहा, मुख्यमंत्री, राजकुमारी यिन फेजिंग का असली रूप एक लोमड़ी दानव है और महामहिम उसके द्वारा नियंत्रित किया गया था और उसने गलती से एज और क्लाउड संप्रदाय के एक शिष्य को मार डाला था। खुद को बचाने के लिए हमारे पास महामहिम को मारने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ये सच है, क्या आप जानते हैं कि अब क्या करना है? ये सुनकर ये यू ने धीरे से निराशा की सांस छोड़ी। ऐसा लग रहा था कि इस महिला का उन तीनों को जीवित छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। उसने मौके पर ही एक भयानक स्क्रिप्ट तैयार कर ली थी। वैसे इतने रचनात्मक दिमाग के साथ आप रानी क्यों हैं? आपको सिर्फ उपन्यास लिखना चाहिए। वह प्रकार जहां आप दिन में 3 बार भूखे रहते हैं। वो रेनबी की अभिव्यक्ति नाटकीय रूप से बदल गई, उसकी भौहें गहराई से सिकुड़ गईं। ये यू सहित उन सभी को मार डालो। रानी, क्या आप एज और क्लाउड संप्रदाय से एल्डरली न्यानन की चेतावनी को पूरी तरह से भूल गई हैं? अध्याय 169, अपने अगले जीवन के लिए सीखें। ये देखकर कि वो रेनबी ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है, रानी जोहू रुयुन ने गहरी आवाज में कहा, आप किसका इंतजार कर रहे हैं? महाराज, वाह। वो रेनबी ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन जोहू रुयुन ने उसे टोक दिया। क्या? वाह, ये जगह बेहद गोपनीय है, हम कुछ भी करें किसी को पता नहीं चलेगा। अगर हमने उसे जीवित छोड़ दिया और रजिस्टर की खबर लीक हो गई तो क्या आप जिम्मेदारी उठा सकते हैं? ये सुनकर वो रेनबी का पूरा शरीर कांप उठा। उन्होंने बोलना जारी नहीं रखा, इसके बजाय उसने आंख भरी और आगे बढ़ गया, अपने हाथों से विभिन्न मोहरें बनाना शुरू कर दिया और उनके चारों ओर कई सुरक्षात्मक बाधाएं स्थापित की। चूंकि कोई विकल्प नहीं था, सब कुछ दोषरहित होना चाहिए। इस स्थिति को देखकर यिनजी को पता था कि वे और देरी नहीं कर सकते। वह तुरंत यिन फेजिंग पर चिल्लाया, जाओ, अन्यथा हम सब यहीं मर जाएंगे। हम एक साथ निकलेंगे। यिन फेजिंग अभी भी यिनजी और ये यू को अपने साथ ले जाना चाहती थी। इस कदम ने ये यू को आश्चर्यचकित कर दिया। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह लोमड़ी राक्षस बड़े खतरे का सामना करते हुए अभी भी उनके मनुष्यों के बारे में सोच रहा होगा। ये पहले से ही काफी दुर्लभ था। ये यू ने फिर यिन फेजिंग की कलाई पकड़ ली और गहरी आवाज में कहा, भागने के बारे में सोचना बंद करो। छिपे हुए मार्ग को पहले से ही एक संरचना से सील कर दिया गया है। अगर हम जीवित रहना चाहते हैं तो हमें उन्हें मारना होगा। ये शब्द सुनकर यिन फेजिंग की आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं। यहाँ तक कि भागने का रास्ता भी सील कर दिया गया, लेकिन उनके लिए संघर्ष करना कितनी बड़ी चुनौती थी। बस एक एकीकरण स्तर के फॉर्मेशन मास्टर से निपटना उन सभी को मिटा देने के लिए पर्याप्त था। इस स्थिति में वे संभवतः इतने सारे शत्रुओं को कैसे मार सकते थे? यिन फेजिंग का पीला चेहरा देखकर ये यू ने गंभीर स्वर में कहा, और अधिक भुगतान करना याद रखें। यिन फेजिंग और यिनजी क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गए। उन्हें समझ नहीं आया कि ये यू ने अचानक ऐसा क्यों कहा। हालांकि अगले ही पल उनकी नजरों के नीचे ये यू निर्णायक रूप से आगे बढ़ गया। ये देखकर वो रेनबी भी काफी हैरान रह गए। क्या यह आदमी मौत की तलाश में था? चूंकि यही स्थिति है तो उसकी इच्छा पूरी करने में क्या कठिनाई है? वो रेनबी रुके और अपने हाथों से अलग अलग मोहरें बनाई। ये यू के चारों ओर की चारों दिशाएं तुरंत तेज रोशनी से जगमगाती थीं। एक झोसा देने वाली आभा कहीं से प्रकट हुई। इसके तुरंत बाद 4 ज्वलंत अग्नि ड्रैगन दिखाई दिए। उन्होंने क्रूर क्रोध से धारते हुए ये यू को घेर लिया। जैसा कि सभी को विश्वास था कि ये यू को फायर ड्रैगन द्वारा निगल लिया जाएगा, वह अचानक बाईं ओर चला गया और प्रोफाउंड हॉट स्वॉर्ड तकनीक को उजागर किया। तलवार की ऊर्जा की एक श्रृंखला फूट पड़ी। एक पल में वह आगे की ओर कट गया। संरचना तुरंत टूट गई और पूर्वी हिस्से की रोशनी गायब हो गई। उसके चारों ओर मौजूद 4 अग्नि ड्रैगन क्षण भर के लिए रुके, फिर हवा में गायब हो गए। वो रेनबी ने खून थूका और लड़खड़ाते हुए कुछ कदम पीछे हट गया। ये गठन टूटने की प्रतिक्रिया थी। आसपास मौजूद दर्जनों परिचारक तुरंत उनका समर्थन करने के लिए आगे आए। फिर भी वो रेनबी ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया, केवल अविश्वास से ये यू की ओर देखते हुए बुदबुदाया, असंभव, बिल्कुल असंभव। आप मेरी संरचना का मूल कैसे जान सकते हैं? ये यू धीरे धीरे आगे बढ़ा, अपने हाथों से सील बनाकर उन्हें जमीन पर दबाया। 4 ड्रैगन इनहिलेशन में अत्यधिक मारक क्षमता है, लेकिन इसके लिए फॉर्मेशन मास्टर से अत्यधिक उच्च कौशल की भी आवश्यकता होती है। आपने केवल इसके स्वरूप को समझा है, इसके सार को नहीं। मैं वास्तव में नहीं जानता कि आप एकीकरण क्षेत्र तक कैसे पहुंचे। मेरे पास यहाँ जो कुछ है वो सच्चा 4 ड्रैगन इनहिलेशन है। अच्छी तरह देखो और अपने अगले जीवन के लिए सीखो। ये यू के बोलने के बाद उसकी हथेली से एक शानदार रोशनी फूट पड़ी। एक ऊंची लो अचानक प्रकट हुई, जिससे आसपास के सभी लोग जल्दबाजी में पीछे हट गए। इसके बाद एक विशाल अग्नि ड्रैगन उभरा। अपने विशाल आकार के कारण इसने गुप्त कक्ष की पत्थर की छत को तुरंत तोड़ दिया। तेज धूप निकली। आग की रोशनी के साथ जोहू रुयुन और दर्जनों परिचारक मुश्किल से अपनी आंखें खोल सके। हालांकि वो रेनबी एक भूत की तरह पीला पड़ गया। इसके तुरंत बाद अन्य 3 अग्नि ड्रैगन भी प्रकट हुए। वे आग की लिपटों में गिरे हुए थे, लेकिन उनकी तराजू अभी भी दुनिया में असली ड्रैगन की तरह स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे। वही 4 ड्रैगन, फिर भी उनकी आभा बहुत अलग थी। इस भयानक विनाशकारी आभा को महसूस करते हुए वो रेनबी ने आत्मनिंदा करते हुए हंसते हुए कहा, 4 ड्रैगन विनाश, ये पता चला है कुंजी 4 ड्रैगन में नहीं है, बल्कि विनाश शब्द में है। अब मैं समझ गया, मैं सचमुच समझ गया। ये यू के एक विचार के साथ 4 फायर ड्रैगन ने तुरंत वो रेनबी, जोहू रुयुन और दर्जनों परिचारकों को अपनी चपेट में ले लिया। फिर 4 ड्रैगन एक गेंद में परिवर्तित हो गए। अचानक विस्फोट हो गया, जिससे एक उग्र बवंडर बन गया। इससे आगे एक विशाल अथाह गड्ढा बन गया। लंबे समय के बाद जब गर्मी की लहरें कम हो गईं, तो यिनजी और यिन फेजिंग ने अविश्वास से आगे देखा। उनसे पहले ये यू के अलावा कोई और जीवित नहीं था। विशाल गड्ढा झुलसी हुई धरती से भरा हुआ था। दृश्य सर्वनाशकारी था। यिनजी और यिन फेजिंग समझ नहीं सके। मात्र दैवीय परिवर्तन साधना के साथ ये यू एक एकीकरण विशेषज्ञ वो रेनबी को हराने में कैसे कामयाब रहे। ये बिल्कुल अविश्वसनीय था। ये यू धीरे से घूमा, यिन फेजिंग के खुले मुंह को बंद करने के लिए हाथ उठाया। कुछ मत कहो, भुगतान करना याद रखें। मैं केवल आध्यात्मिक कलाकृतियां स्वीकार करता हूँ। अगले दिन यिनजी ने पूरे लेन साम्राज्य पर फिर से नियंत्रण हासिल कर लिया। उन्होंने न केवल जोहू रुयुन और वो रेनबी को कई अन्य सलाहकारों के साथ गद्दार के रूप में सूचीबद्ध किया, उन्होंने लेन साम्राज्य के मंत्रियों का खूनी सफाया भी किया। जो कोई भी जोहू रुयुन या क्राउन प्रिंस का करीबी था, उसे मार दिया गया। एक पल में लेन साम्राज्य के सभी मंत्री दहशत की स्थिति में थे। यिन फेजिंग के सिंहासन के उत्तराधिकार का विरोध करने की किसी ने हिम्मत नहीं की। वे सब देख सकते थे। यिनजी, जिसमें एक समय लड़ने की भावना की कमी थी, अब कठोर तरीकों का इस्तेमाल करने लगा।
जब उसने कहा कि वह मार डालेगा तो उसने सचमुच मार डाला। हालांकि यह आश्चर्यजनक था कि यिनजी ने अचानक त्याग का उल्लेख करना बंद कर दिया। यह उसके निष्ठाहीन होने या पुरों को जलाने की योजना के कारण नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि यिन फेजिंग ने इसका कड़ा विरोध किया था। उसका मानव साम्राज्य का प्रबंधन करने का कोई इरादा नहीं था। ऐसे मामलों को यिनजी ने स्वयं बेहतर ढंग से संभाला था। यिन फेजिंग की आकांक्षा दक्षिणी बारबेरियन महाद्वीप में लौटने और क्विंक्यू फॉक्स कबीले का नेता बनने की थी। उस समय वह अपनी चाची जोहू हुआन को भी लेन साम्राज्य में आने और यिनज़र के साथ अपने अतीत को फिर से जागृत करने के लिए मना लेगी। इस प्रस्ताव को सुनकर यिनजी बहुत खुश हुई और मुस्कुराना बंद नहीं कर पाए। मौके पर ही उन्होंने लेन साम्राज्य के खजाने का आधा हिस्सा एक भंडारण रंग में रख दिया और इसे यिन फेजिंग को सौंप दिया। उन्होंने इसे भावी चाचा ससुर की ओर से बधाई उपहार भी कहा। हालांकि इससे पहले कि यिन फेजिंग इन वस्तुओं को गर्म कर पाती, ये यूं ने उन्हें मौके पर ही ले लिया। क्या मजाक! क्या उन्होंने सचमुच सोचा कि वह भुगतान के बारे में लापरवाही से बात कर रहा था? भंडारण रंग में जो वस्तुएं हैं उन्हें अपने जीवन को बचाने के लिए मुआवजे के रूप में समझें। ये यूं ने थोड़ा नुकसान उठाने का फैसला किया। पहले से सहमत मध्य श्रेणी की आध्यात्मिक कलाकृतियों की अब आवश्यकता नहीं थी। ये काफी था। इस घोषणा ने यिन फेजिंग को बेहद क्रोधित कर दिया। थोड़ा सा नुकसान। इस अंगूठी में एक मध्यम श्रेणी की आध्यात्मिक कलाकृतियां, 8 उच्च श्रेणी की कलाकृतियां और अनगिनत आध्यात्मिक पत्थर शामिल थे। मूल्य खगोलीय था। वह समझ नहीं पा रही थी कि वो कैसे कह सकता है कि उसे नुकसान हो रहा है। यिन फेजिंग इसे वापस छीनना चाहता था, लेकिन अपने मन में उनकी शक्तियों का मूल्यांकन करने के बाद उन्होंने अंततः इस विचार को त्याग दिया। उसने ये यू को एक एकांत स्थान पर खींच लिया और धीरे से कहा, तुम्हें सामान मिल सकता है, लेकिन मारक औषधि के बारे में क्या? विश्व औषध। ये यू क्षण भर के लिए अचंभित रह गया। तभी उसे अचानक पिछला दृश्य याद आ गया जहाँ उसने यिन फेजिंग को छेड़ा था। उन्होंने तुरंत कहा, ओह, आपका मतलब दिल को सील करने वाली गोली से है। यिन फेजिंग ने सिर हिलाया। ये यू ने मुस्कुराते हुए कहा, वह गोली कोई मारक नहीं है। जब यिन फेजिंग ने सुना कि हॉटब्रेक पिल में कोई मारक नहीं है तो उसका चेहरा अचानक पीला पड़ गया। कोई मारक नहीं? क्या ऐसा हो सकता है कि वह सचमुच 3 महीने बाद जहर से मर जाएगी? जैसे ही यिन फेजिंग घबराई हुई थी, ये यू ने उसके माथे को अपनी उंगली से हल्के से थपथपाया। ठीक है, ऐसे ही जहर तो उतर ही गया। यिन फेजिंग हतप्रभ थी। क्या ये बात है? बस एक नल ही काफी है। दरअसल आपको इसे टैप करने की भी जरूरत नहीं है। ये सिर्फ एक कैंडी गोली है। इसमें कोई जहर नहीं है। ये यू की बातें सुनकर यिन फेजिंग ने गुस्से में अपने दांत पीस लिए। इस पल में उसे एहसास हुआ कि उसका किरदार ये यू ने निभाया था। कौन सी दिल तोड़ने वाली गोली? ये सिर्फ एक मीठी गोली थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि जब उसने इसे पहले खाया था तो इसका स्वाद थोड़ा मीठा था। तो यही कारण था। ये यू, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। यिन फेजिंग की उग्र धार महल में गूंज उठी। इस पर सम्राट यिनजी ने इसे जोड़े के बीच एक चंचल खेल माना। टीएसके, इतना युवा फिर भी ऊर्जा से भरपूर। एक पल के बाद यिन फेजिंग अंततः ये यू को नहीं पकड़ सकी। इसके बजाय उसे विभिन्न संरचनाओं द्वारा रोका गया, जिससे वह निराश हो गई। इस प्रकार उसने ये यू को घूर कर देखा, जो अलविदा कहने और दक्षिणी बर्बर महाद्वीप में लौटने की तैयारी कर रहा था। जाने से पहले यिनजी ने उसे वह अंगूठी सौंपी जो जोहू जुआन ने लेन किंगडम में छोड़ी थी। ये प्यार की निशानी है जो तुम्हारी चाची ने मेरे लिए छोड़ी है। मैंने इसे पूरे समय तक अच्छे से रखा है। अब तुम इसे अपने साथ ले जा सकते हो। उसे ये भी बताओ कि मैं उसके लैंड किंगडम के शाही महल में लौटने का इंतजार करूंगा। अगर वह 1 महीने के भीतर वापस नहीं आती है तो मैं उसकी तलाश करूंगा। यिन फेजिंग ने अंगूठी स्वीकार की और सिर हिलाया। मैं निश्चित रूप से संदेश प्रसारित करूंगा, लेकिन बेहतर होगा कि आप पहले खुद को साफ सुथरा कर लें। आप जानते हैं कि मेरा क्या मतलब है, ठीक है? यिन फेजिंग ने काफी अप्रत्यक्ष रूप से बात की, लेकिन यिनजी का चेहरा कुछ हद तक अप्राकृतिक हो गया। सच तो यह है कि वह बहुत अच्छी तरह समझ गया। यह उसके लिए अपना ख्याल रखने का समय था। वर्षों से उन्होंने अपनी उपस्थिति की उपेक्षा की थी। वह मोटा हो गया था और उसके बाल सफेद थे, जो एक कमजोर बूढ़े व्यक्ति जैसा लग रहा था। ऐसी छवि वास्तव में जोहू जुआन के लिए उपयुक्त नहीं थी। एक पल के लिए सोचने के बाद यिनजी ने धीरे से कहा, अपनी चाची को 2 महीने में मुझसे मिलने आने दो। मुझे साफ सफाई कर लेनी चाहिए। कल मैं खुद को तरोताजा करने के लिए कुछ अमृत लाऊंगा। यिन फेजिंग ने मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। उसके चतुर दिमाग ने कल की समझ से उसे यह अनुमान लगाने के लिए प्रेरित किया कि लेन साम्राज्य की यह यात्रा बिल्कुल भी परीक्षण नहीं थी। इसके बजाय ये केवल ये देखने के लिए था कि क्या यिनजी ने अपना हृदय बदल लिया है। अब जब उसने उसे देखा था तो उम्र बढ़ने के अलावा उसका दिल अपरिवर्तित रहा। यह जवाब जानकर उसकी चाची जोहू जुआन निश्चित रूप से बहुत प्रसन्न होंगी। जैसे ही यिन फेजिंग निकलने वाली थी, यिनजी ने उसे फिर से बुलाया। वैसे आपका उपनाम यिन भी है। क्या आप निश्चित हैं कि जोहू जुआन सिर्फ आपकी चाची है? नहीं। उन्होंने इस वाक्य का केवल आधा हिस्सा ही कहा, लेकिन निहितार्थ स्पष्ट था। यिन फेजिंग तुरंत अपने माथे पर काली रेखाओं से अभिभूत हो गई। उसने दहाड़ते हुए कहा, मेरे पिता का उपनाम यिन है, इसलिए मेरा भी उपनाम यिन है। इसमें गलत क्या है? यह महज एक संयोग है। आप किस बारे में सोच रहे हैं? यिन फेजिंग को अपना आपा खोते देख यिनजी ने और कुछ कहने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से अपना हाथ लहराया। यिन फेजिंग ने ठंडी सांस ली और जाने के लिए मुड़ी। जाने से पहले वह पूर्व की ओर मुख करके कहना नहीं भूली, मैं जा रही हूँ। इसके साथ ही यिन फेजिंग प्रकाश की एक लकीर में बदल गई और गायब हो गई। उसके जाने के बाद ये यू पूर्व से दिखाई दिया, उस दिशा को देखते हुए जहाँ यिन फेजिंग गायब हो गई थी, और थोड़ा लहराया। परिस्थितियां चाहे जो भी हों, इस लोमड़ी राक्षस का दिल अच्छा था। हालांकि जब भी वह उसे देखता तो वह बस उसे चिढ़ाना चाहता था। दक्षिणी बर्बर महाद्वीप हो। मुझे आश्चर्य है कि क्या वहाँ कोई बिल्ली लड़कियां हैं। अगर कोई होता तो बहुत बड़ी बात होती। उस दोपहर ये यू और ली न्यानान अन्य लोगों के साथ लेन किंगडम छोड़कर स्पिरिट बोट पर लौट आए और फिर से चीन क्लिफ की दिशा की ओर चल पड़े। उनके साथ लेन साम्राज्य के 4 कृषक भी थे जो संरचना में कुशल थे। उनकी खेती का स्तर उच्च नहीं था, केवल परिवर्तन क्षेत्र के मध्य चरण के आसपास था, लेकिन वे कुछ भी नहीं से बेहतर थे। आखिरकार कल की लड़ाई के बाद लेन साम्राज्य में एकमात्र उन्नत फॉर्मेशन मास्टर वू रेनडी मारा गया था। किंगह्युन संप्रदाय को लोगों की जरूरत थी और वे केवल विकलांग लोगों में से ही चुन सकते थे। सबसे पहले यिनजी इस बात को लेकर काफी उत्सुक थे कि उन्हें फॉर्मेशन कल्टीवेटर की आवश्यकता क्यों है। ये यू की संरचनाओं में महारत हर चीज को कुचलने के लिए पर्याप्त थी। ऐसी परिस्थितियों में किसी को उधार लेने के लिए यहाँ आने की जहमत क्यों उठानी चाहिए? यिनजी को ये यू का जवाब था, एक सज्जन अपनी प्रतिभा छिपाकर रखते हैं। संरचनाओं में उनकी महारत के बारे में कोई और नहीं जानता था, इसलिए उन्होंने यिनजी से इसे गुप्त रखने के लिए कहा। ये सुनने के बाद यिनजी बिना किसी हिचकिचाहट के सहमत हो गए। बिल्कुल, ये यू ने कल ही उसकी जान बचाई थी। इतने बड़े उपकार के साथ रहस्य बनाए रखने में मदद करने में क्या कठिनाई थी? इसके अलावा ये यू की एक और पहचान थी, वह उसकी भतीजी का दामाद था। वर्तमान में यिन फेजिंग को केवल वापस जाने और उसके बारे में अच्छी तरह से बोलने की जरूरत है, और उसे और जोहू जुआन को अपने रिश्ते को फिर से शुरू करने का मौका मिल सकता है। इस समय यदि यिनजी को ये यू के लिए चीजें कठिन बनानी थी तो यिन फेजिंग उसे जोहू जुआन के सामने कठिन समय दे सकती थी। ये वास्तव में प्रतिकूल होगा। जैसे ही रात हुई, स्पिरिट बोट के अंदर ये यू स्टोरेज ड्रिंक की जांच कर रहा था जो उसे यिन फेजिंग से मिली थी।
उन्होंने पाया कि अंदर की सबसे मूल्यवान वस्तु एक मध्यम दर्जे की आध्यात्मिक कलाकृति दानव भंजक छता थी। इसे आध्यात्मिक ऊर्जा से भरने के बाद यह न केवल परिवर्तन क्षेत्र के नीचे अधिकांश हमलों का सामना कर सकता है, बल्कि भूतों और बुरी आत्माओं को भी इकट्ठा कर सकता है, उन्हें शोधन के लिए छतरी के अंदर फंसा सकता है। ये सचमुच प्रभावशाली था। इसके अलावा अन्य कलाकृतियां ये यू की नजर में थोड़ी कम थीं। इसमें कोई मदद नहीं कर रहा था। हाल ही में उनका दृष्टिकोण लगातार उन्नत हुआ है। लोगों को हमेशा प्रगति करने की जरूरत है। कुछ कलाकृतियां सचमुच ऐसी नहीं थी जिन्हें वह दिखा सके। ये यू ने भंडारण की अंगूठी दूर रख दी और विचार किया कि क्या इस अवसर का उपयोग स्वप्न अनुकरण के लिए करना चाहिए। अचानक स्पिरिट बोट रुक गई, जिससे ये यू की जिज्ञासा बढ़ गई। वह अपने कमरे से बाहर निकला और सामने एक अविश्वसनीय रूप से विशाल पर्वत श्रृंखला देखी। लिन यानान धीरे धीरे आगे बढ़े और गहरी आवाज में कहा, हम आ गए हैं। ये जुएतियान पर्वत श्रृंखला है, नाव से उतर जाओ। ये सुनकर सभी ने स्पिरिट बोट से छलांग लगा दी और ये यू भी उनके पीछे पीछे चल दिया। एक बार जब वे पहुंचे, ये यू ये देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि उनके अलावा कृषकों के 2 समूह यहाँ इंतजार कर रहे थे। ये यू काफी उत्सुक था। बाद में लिन यानान के स्पष्टीकरण के साथ ये यू को अंततः सब कुछ समझ में आ गया। यहाँ प्रतीक्षा कर रहे 2 समूह हुआनडू संप्रदाय और काइशान गांव से थे। वे चेन चट्टान को खत्म करने के लिए भी यहाँ आए थे। दानव संप्रदाय को खत्म करना बहुत बड़ी बात थी। किंगयुन संप्रदाय इस बार अकेले कार्य नहीं कर रहा था। ये सुनिश्चित करने के लिए कि सब कुछ अचूक हो, संप्रदाय के मास्टर लुओजी ने कई करीबी संप्रदायों को विनाश में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था। इन लोगों को सुदृढ़ीकरण के रूप में देखा जा सकता है। निस्संदेह ऐसा राक्षस विरोधी अभियान साधना जगत में प्रतिष्ठा हासिल करने का सबसे अच्छा अवसर भी था। ये संप्रदाय निश्चित रूप से नहीं चुकेंगे। ये यू ने चारों ओर नजर दौड़ाई और देखा कि यहाँ एकत्रित कृषक पहले ही लगभग 300 तक पहुंच चुके थे। उन्हें कमजोर नहीं माना जा सकता। फिर भी लिन यानान के अनुसार यह अभी खत्म नहीं हुआ है। एक और संप्रदाय जल्द ही आने वाला था। जैसे ही लिन यानान ने बोलना समाप्त किया, एक स्पिरिट बोट तेजी से अंदर आई। इसके स्थिर होने के बाद दर्जनों किसान बाहर चले गए। भीड़ के बीच ये यू ने एक ऐसी आकृति देखी जो असाधारण रूप से परिचित लग रही थी।